नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो पावर ट्रेड और आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तन। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ग्लोबल बाजारों के लिए ट्रंप का टैरिफ टेरर लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कि पहले संकेत दिया था, ऑटोमोबाइल टैरिफ 25% अतिरिक्त बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज दुनिया भर के बाजार से सेंटीमेंट कमजोरी के हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अगर हम कमजोर सेंटीमेंट की बात करें तो वो खुद ट्रंप के अपने देश अमेरिका से, क्योंकि वहां पर नैस्डैक में हमने 2% से ज्यादा की गिरावट देखी और डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर्स में फिलहाल कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। ऑटोमोबाइल शेयरों पर टैरिफ लगा है तो दुनिया भर के ऑटो शेयरों में हम गिरावट का रुख देख रहे हैं। खासतौर से जापान और कोरिया की जो कंपनीज हैं वहां पर भी कमजोरी है। अमेरिकी ऑटो शेयर भी टूटे हैं तो माहौल थोड़ा सा डामाडोल है। इस बीच एफआईज ने खरीदारी की है। 5वें सत्र में लगातार बाइंग हुई है और ऑप्शंस में भी अच्छी खरीदारी का आंकड़ा है। तो एफआईज वर्सेस ट्रंप का टैरिफ क्या पड़ेगा बाजार पर आज भारी, और आपकी रणनीति बाजार में आज क्या होनी चाहिए? क्या बाय ऑन डिप्स करना है या फिर इस बड़ी तेजी के बाद सेल ऑन राइज के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए? इसका पूरा का पूरा विश्लेषण, सटीक विश्लेषण हम आगे करने वाले हैं शो में। अपने एक्सपर्ट को जोड़कर आपको एक से एक बढ़कर बढ़िया ट्रेड भी बताएंगे और खबरों वाले शेयर रिपोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले 4 ट्रिगर्स जिस पर आज बाजार की नजर रहने वाली है और आपको भी इनको बहुत ही करीबी से समझना और सुनना चाहिए। तो नैस्डैक 373 अंक टूटा है और नैस्डैक की गिरावट में हमने देखा कि एनवीडिया के शेयर में कल करीब करीब 6% के आसपास की गिरावट कल के सत्र में हमने देखी है। मेटा प्लेटफॉर्म्स, अल्फाबेट, ये तमाम शेयर अमेरिका में टूटते हुए दिखे हैं। टैरिफ का जो डर है और उसके चलते महंगाई बढ़ने का जो डर है वो हावी है लगातार। गिफ्ट निफ्टी 23,500 के आसपास है, ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। कल हमने देखा था कि इंट्राडे में 23,500 के नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। आज ऑटो शेयर फोकस में रहेंगे, देखते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट आता है। हालांकि अगर हम भारत से ऑटो के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं है। जो भी टाटा मोटर का एक्सपोर्ट होता है जेएलआर का, बट वो यूरोप से होता है। एक बार इस चीज को समझना होगा, बहुत ही बारीकी से इसका भी आगे हम विश्लेषण करेंगे। एफआईज की कैश में 5वें दिन खरीदारी का आंकड़ा है। आज मार्च सीरीज की एक्सपायरी होगी, इससे रिलेटेड भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने रखेंगे। अब तक सीरीज ये ठीक ठाक बीतती हुई दिखाई दे रही है। कहां पर एक्सपायरी होगी? क्या 23,400 से 500 के बीच होगी? ये फोकस में रहेगा। ब्रोकर्स का हमने एक पोल करवाया है, उस पोल के डेटा भी आपके हम सामने रखेंगे। जेबी केमिकल का शेयर आज फोकस में रहेगा। ब्लॉक डील की खबर है, आज ब्लॉक डील होनी है। विप्रो को यूके की फिनिक्स से बड़ा ऑर्डर मिला है तो विप्रो के शेयर पर फोकस होगा। हालांकि नैस्डैक की जो गिरावट है उसके चलते आईटी शेयर फोकस में रहेंगे। देखते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट आता है, क्या ये खबर सपोर्ट दे पाती है। लेकिन बीएसई में निश्चित तौर पर हो सकता है कि तेजी आज बन सकती है, क्योंकि बोनस शेयर को लेकर कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है और उसके चलते उसमें थोड़ी सी बाइंग की उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए शो की जो शुरुआत कर लेते हैं वो करते हैं ग्लोबल बाजारों से। और ग्लोबल बाजारों में टैरिफ की जो टेंशन है डोनाल्ड ट्रंप की, वो परेशान कर रही है। कल अगर हम यूएस की मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पर डाउ जोन्स में तो करीब 132 अंकों की गिरावट रही। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो करीब करीब 400 अंकों के आसपास की गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है। नैस्डैक की जो गिरावट रही वो रही 450 अंकों की और तमाम जो आईटी शेयर हैं वहां पर हमने तेज वीक वाली देखी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो ऑटोमोबाइल पर टैरिफ लगाएंगे और वो 2 अप्रैल से पहले हो भी सकता है। एग्जैक्टली उन्होंने वही किया जिसका उन्होंने संकेत दिया था। और कल उन्होंने ऑटोमोबाइल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बाहर से जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ड्यूटीज अभी तक लग रही हैं, उस पर एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। और ऑटो कंपोनेंट के लिए 1 महीने की हालांकि उन्होंने अभी फिलहाल राहत दी है। उस पर देखते हैं कि आगे क्या कुछ फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं। लेकिन अमेरिका में जो ऑटो शेयर्स हैं, फोर्ड हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली टेस्ला, हालांकि टेस्ला की अपनी प्रॉब्लम से चाइना में बिक्री घट रही है, यूरोप में बिक्री घट रही है। कल हमने टेस्ला के शेयर में करीब 6% के आसपास की गिरावट देखी। और अगर हम ईयर टू डेट अगर बात करें तो टेस्ला का शेयर आपको 40% नीचे दिखेगा 1 जनवरी के स्तर से। तो वहां पर लगातार प्रॉब्लम है। अब जो नजर होगी अमेरिका में वो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है। देखना है कि क्या कुछ फैसले लेते हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एशिया में मूड खराब है।
निकेई में हमने 2 सत्र की हल्की हल्की तेजी देखी है। आज करीब करीब 450 अंकों की गिरावट है। हालांकि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार में उतनी घबराहट नहीं है। चीन के एक डेटा भी आया है, वो आपको मैं बताता हूं कि इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में 0.3% की गिरावट देखने को मिली है। और यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि चाइना अगर टिकटॉक वाली डील कर लेता है तो उनको टैरिफ से थोड़ी छूट भी दे सकते हैं। तो टैरिफ के बहाने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को साधने की कोशिश हो रही है। सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप पहले बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियन है, और कुछ इसी तरह के एक्शंस उनके तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो एशिया में ज्यादा कोई हम एक्शन देख नहीं रहे हैं। अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। 104.5 का आसपास का डॉलर इंडेक्स हो गया है। अमेरिका के 10 साल की अगर हम ट्रेजरी यील्ड की बात करें, ये घट के आ गया था 4.25 के आसपास, ये बढ़ के हो गया है 4.34% पर। तो इससे थोड़ी सी चिंता ये बढ़ी है कि हो सकता है कि फंड्स का थोड़ा सा ना फ्लो इधर उधर फिर डगमग होता है। यील्ड अगर वहां ज्यादा मिल रही है, थोड़ा सेफर एसेट्स होते हैं, थोड़ा मोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अभी हालांकि ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन सोने के भाव की बात करें, $3030 के आसपास है, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, एक रेंज में है। लेकिन कच्चे तेल में स्पाइक हम देख रहे हैं, $69 से बढ़ते 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 कच्चा तेल आ गया है अब $74 के आसपास। और ये बढ़त क्यों आई है, इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो वेनेजुएला के ऑयल पर जो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं अमेरिका ने, उसके चलते हमने देखा कि भाव बढ़े हैं कच्चे तेल के। और इसके अलावा कच्चे तेल के लिए एक ट्रिगर ये भी बन रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर भी अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट हो सकती है। ये तनाव थोड़ा सा है। अमेरिका में स्टॉक पाइल्स भी कम हुए हैं, उसके चलते कच्चे तेल के भाव को सपोर्ट मिला है। लेकिन अगर हम वेनेजुएला के ऑयल की बात करें तो वेनेजुएला से चाइना ने भी इंपोर्ट रोक दिया है, जो कि वेनेजुएला के ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। और इसके चलते वेनेजुएला को करीब $5 बिलियन के नुकसान की आशंका है, जो वहां की जीडीपी के करीब 10% के आसपास हो सकता है, जीडीपी के 10% के बराबर हो सकता है। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं। आज गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे, ज्यादा वहां पर तनाव नहीं है, सिर्फ 8 अंक नीचे है। कल की गिरावट हमने देखी ऊपरी स्तरों से। और आज के सत्र की बात करें तो देखिए, एफआईज की बाइंग लगातार हो रही है। एफआईज ने लगातार 5वें सत्र में बाइंग की है और 5 सत्र में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आंकड़े निकल के आए हैं। ऑप्शंस की बात करें, वहां पर भी अच्छी बाइंग है ऑप्शंस में। तो ट्रंप की टैरिफ वर्सेस एफआईआईज का कॉन्फिडेंस, लिक्विडिटी का फोर्स, ये 2 चीजें बाजार में होंगी। लेकिन 2 अप्रैल तक हो सकता है कि हम डामाडोल माहौल बाजार में देखेंगे, क्योंकि उस दिन से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है। आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है तो वैसे भी एक्सपायरी पर वोलेटाइल सेशन हम देखते हैं, और आज आप वोलेटिलिटी की उम्मीद और भी करके यहां से चल सकते हैं। देखते हैं कि एक्सपायरी कहां पर होती है, क्या 23,400 से 500 की रेंज में होगी या 23,500 के ऊपर होगी। यही 2 पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं। और कल हमने जो ब्रोकर्स पोल करवाया था उसके मुताबिक 23,400 से 500 के बीच होने की एक्सपायरी की उम्मीद वो है 40% के आसपास की। ये नतीजे आपके स्क्रीन पर हैं। तो आज फिर से परसों हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन का बाजार था, कल प्रॉफिट टेकिंग वाला बाजार था। आज गिफ्ट निफ्टी से ऐसा कोई खास नेगेटिव संकेत मिल नहीं रहे हैं, लेकिन टैरिफ की चिंता जरूर हो सकता है कि बाजार को परेशान करे। हालांकि सेंटिमेंटली उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम ज्यादा कोई यहां से ऑटो वगैरह का इंपोर्ट करते नहीं अमेरिका में। अब जरा आंकड़ों को एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहले एफआईज के डेटा को समझेंगे और उसके बाद निफ्टी बैंक पर आएंगे। डिम्पी, एफआईज का कॉन्फिडेंस लगातार है। अगर हम डीआईआईज की बात करें, पिछले 5 सत्र में डीआईआईज ने 4 सत्र में बिकवाली की है, तो वो थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग करने के मूड में, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो। एफआईज के इस कॉन्फिडेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? कल हालांकि क्वांटम छोटा ही है, 2240 करोड़ का ही है, लेकिन 5 सत्र की लगातार खरीदारी हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं, एक पॉइंट एफआईज के हिसाब से ही। देखिए, कल के बाजार के अंदर बाजार नीचे गया बट डाटा नीचे नहीं गया। ये लाइन आप याद रखना, आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। कल बाजार तो नीचे गया बट डाटा खराब नहीं हुआ। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक नहीं होने देंगी। मैं एक एक करके रखूँगा। पहले क्योंकि आपने एफआईज का नंबर छेड़ा है तो मैं एफआईज के ही नंबर पे शुरू करता हूँ। देखिए, कल फिर से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है। एक बार ज़रा वो प्लेट लेके आना जहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं।
कल इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की। कैश मार्केट के अंदर बाइंग हुई करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास की। स्टॉक्स के फ्यूचर, इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी बाकायदा बाइंग हुई है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला एफआईज का जो ढांचा बन के आता है कि किस किस ने कहाँ कहाँ पे माल डाला, ये उसका है। कल सेकेंड डे भी मैंने आपको, प्रीवियस डे भी आपको मैंने बताया था कि देखो इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर बड़ा होके आया है और कैश में बाइंग है। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ लेवल्स चल नहीं पाएंगे क्योंकि ऑप्शंस के अंदर पोजीशनिंग हो रही है। और या फिर ये ऐसा सोचो कि आप ऑप्शंस सेटल्स हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, आप जैसा समझो। इसके अंदर ना बहुत सारे इफ बट्स है, मैं और बहुत छोटे समय में ना सारे पॉइंट्स को एक एक करके और डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, बट आप रफ में समझ लो आप ये कि ये नंबर्स कहीं भी किसी भी एंगल से खराब नहीं है। दूसरा पॉइंट, कल 30% से वापस 33% हुई है एफआईज की होल्डिंग। भले कल बाजार गिर रहा था लेकिन एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स में इजाफा हुआ है, वो भी 3%। तो सर फिर ये बाजार क्यों गिरा? फिर एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स हुई है। देखो इवेंट्स भी बीच में रहते हैं और कल डेरिवेटिव एक्सपायरी का बहुत बड़ा एक्शन कल में निकल गया। इसलिए अभी आप जो अभिषेक जी बात बोल रहे थे कि आज मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, मैं थोड़ा इसमें उतना बिलीव नहीं करता। मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रा बिलीव करना है आज। मेरे को लग रहा है आज मार्केट डल रहेगा बजाय वॉलेटाइल रहने के। हाँ, रेंज का वॉलिडिटी 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 23,500 के आसपास आप खड़े हो तो आप 1% इम्पाइल्ड वॉलिडिटी कैलकुलेट भी कर लो ना, तब भी करीब 200 पॉइंट तो निफ्टी को हिलने का अधिकार है। इतना तो उसके पास वैसे ही राइट है कि भाई 200 पॉइंट की मूवमेंट तो ओपनिंग और क्लोजिंग की 100% देगा वो। अब आते हैं रिटेल की होल्डिंग्स कितनी है और एफआईज की। रिटेल की होल्डिंग है करीब 55-56% के आसपास और डीआई 71% पे लॉन्ग करके बैठे हैं। इस पूरी तेज़ी में पिछले 3 दिन की, 4 दिन की और इस पूरी मंदी में जो कल की बनी है या परसों हल्के फुल्के हुई, उन सब में ना तो ना ही रिटेल ने अपना माल घटाया, ना ही डीआईज ने माल घटाया, ना ही एफआईज ने कोई पोजीशंस बदली है। तो जब तीनों ने कोई पोजीशंस बदली ही नहीं और एज इट इज मार्केट चल रहा है, तो जो हो रहा है वो रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव एक्सपायरी की पोजीशनिंग की वजह से हो रहा है। नहीं तो ये भी नंबर आपको बदलते हुए दिखते। और आप खुद बता रहे हैं कि कैश में तो पिछले 2 दिन से बाइंग हुई है, लेकिन 2 दिन से बाजार तो लाल निशान में है। तो ये तो एथिक्स ही टूट गए ना, जो हम पुराने कैलकुलेट करते आए हैं कि भाई कैश में जब भी बाइंग होगा तो बाजार एफआईज तो हम तेज मानेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको समग्रता में देखना पड़ेगा। तो रफ मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें एज इट इज़ प्लेस्ड हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं अपॉर्चुनिटी के लेवल्स भी आपको बताऊंगा आगे चल के, बट मैं बता रहा हूँ बाजार जो ये गिर रहा है ये एक सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी है जिनसे बस मिस हुई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको 22,000 से लेके 23,800 या करीब 24,000 तक पहुँचने का जो मज़ा था 2,000 पॉइंट का वैसा आएगा, बट हाँ थोड़ी बहुत झूठा, पंजाबी में हम कहते हैं जब आप साइकिल पे या चक्कर कहीं काटो उसको झूठा कहते हैं, तो थोड़ा बहुत झूठा आपको मिल जाएगा। यानी कि थोड़ा बहुत आप चल के मजे वजे ले लोगे कि ठीक है भैया हम भी देखो घूम के आए हैं ऐसे टाइप करके, ठीक जी। तो थोड़ा बहुत झूठा आपको भी मिलेगा, बट थोड़ा बहुत अभी रुक के, हाँ आराम से कीजिएगा काम। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं लेवल्स आपके सामने क्लियर करूंगा। मैंने आपको इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर का मतलब बता दिया, मैंने आपको होल्डिंग्स बता दी और मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग होल्डिंग्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। और ये अभी मेरे को ना तो टैरिफ की कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी तरह की 2 अप्रैल की कोई प्रॉब्लम है कि ऑटो पे लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस सब से मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। क्योंकि रोल ओवर के नंबर भी मैं आगे चल के रखूँगा। अगर आप रोल ओवर का क्वेश्चन पूछें तो मैं सारे रोल ओवर्स के नंबर आज पहले थोड़ा बताना चाहूँगा। ठीक है, तो बताइए डिम्पी क्या संकेत हैं फिर, रोल ओवर किस तरह के हैं? कल तो मैं चेक कर रहा था निफ्टी बैंक के तो रोल ओवर थोड़े ठीक दिख रहे थे, बट निफ्टी को उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ लेकिन वो अच्छे हो जाएंगे आज। कल किसी वजह से वो थोड़े से कम है, कम भी नहीं मैं बोलूँगा, एवरेज से सिर्फ 3% कम है। 72% की एवरेज चलती है 1 डे बिफोर टू द एक्सपायरी, और 1 डे बिफोर टू द एक्सपायरी कल वो करीब 61-62% के आसपास हैं। तो एक खिंच के आ जाएगा ऊपर। और बैंक निफ्टी का रोल ओवर करीब 69% के आसपास है। ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो डैट इज कॉल्ड द रोल ओवर कॉस्ट, यानी कि अगर आप मार्च मंथ छोड़ रहे हो और अप्रैल महीने में जा रहे हो, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। पैसे देने का मतलब कि इतना आपका फ्यूचर महंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ ना अब आपको तय करनी है कि आपको अगर मान लो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो मेरे को 500 पॉइंट कमाने हैं,
बैंक निफ्टी से आगे चलकर। 350 पॉइंट की तो आप रोल ओवर दे दोगे, 304 रुपए का तो रोल ओवर कॉस्ट है, तो 500 पॉइंट में से 304 तो वैसे ही घटा लो, बच गए रफ में 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट कमाने के लिए आप रोल ओवर करना चाहते हो तो ये आपकी कॉल है। अगर आपको लग रहा है नहीं बॉस कम से कम मैं 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी से कमाऊंगा, 300 पॉइंट तो मेरी चलो रोल ओवर की कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये तो एक बार चलेगी जो वापस नहीं आती है, तो आपका फ्यूचर उतना ही महंगा हो जाएगा। तो आपका बैंक निफ्टी का फ्यूचर 300 पॉइंट महंगा हो गया, क्योंकि आपने समय लिया है ना बॉस। आप समय किसी से लोगे, कुछ तो पे करोगे, तो 300 पॉइंट पे करो, 1 महीना ले लो मेरे से पूरा। मैंने आपको पूरा 1 महीना दे दिया 300 पॉइंट दे के, तो मैंने आपसे 300 पॉइंट पर लॉट की कैलकुलेशन से पैसा ले लिया और आपको दे दिया। ये पैसा वापस तो आएगा नहीं, तो अब ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगर आप 1000 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी पे आना चाहते हो तब ये ठीक है। कम से कम 600 पॉइंट के लिए आओगे तब आप रोल ओवर करना, नहीं तो ज़्यादा रोल ओवर के चक्कर में ना फंसो, यहीं पे माल काटो, अगले महीने का अगले महीने में देख लेना भले ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर हम तो बड़ा प्ले खेलना चाहते हैं, आपने हमसे कहा था कि होली पे खरीदो दिवाली पे काटो, तो हम तो रोल ओवर कॉस्ट बियर कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 300 पॉइंट करके 5 ही तो महीने 1500 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट आएगी, हम तो नया लेवल देखेंगे तब। हाँ फिर ठीक है, अगर आपको थोड़ा लंबा प्ले खेलना है, समय आपके पास है, पैसे की एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो रोल ओवर 100% करके जाना चाहिए आपको, और ये रोल ओवर्स के नंबर्स हैं। अच्छा एक और चीज़ है, क्या रोल ओवर एवरेज से मुताबिक है? हाँ एवरेज के बराबर है, कोई इसमें नया एक्साइटमेंट नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि अगला मंथ भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, यानी कि वॉलिटिलिटी जम के रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना माल लेके जा रहे हैं, छोड़ के कोई नहीं जा रहा। बैंक निफ्टी में तो 70% लोग लेके गए हैं, उनको लगता है कि बैंक निफ्टी के दिन तो अभी आना बाकी हैं। ये रोल ओवर साफ साफ बता रहा है। और एक और चीज़, लो और हाई रोल ओवर सेक्टर के हिसाब से मैं बता देता हूँ, वो भी हमने लिखे हैं। ऑटो पे, एनर्जी पे, बैंक पे पॉजिटिव रोल ओवर है, आईटी पे, एफएमसीजी पे, मेटल्स पे इस पे नेगेटिव रोल ओवर्स है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का मतलब रोल ओवर कम है, हाइयर एंड पे पोजीशंस ट्रांसफर नहीं हो रही, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर प्रीमियम नहीं है, लोग इच्छा शक्ति कम रखते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव की कैटेगरी दी जाती है। अदरवाइज तो लो और हाई रोल ओवर ही देखा जाता है सिर्फ। ये तो हमने आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए बता दिया कि ज़्यादा एग्रेशन कहाँ पे और कम एग्रेशन कहाँ पे है। शेयर्स भी आ जाएंगे, हमने शेयर्स भी निकाल के दिए हैं। लोढ़ा, कोलपाल, आईसीआईसीआई, जीआई इंश्योरेंस वाले शेयर 90% से ज़्यादा के रोल ओवर हैं। जो कम और ज़्यादा रोल ओवर वाले शेयर्स हैं ना, इनकी एक सूची बना लो। अगले महीने अप्रैल में इन्हीं सभी में आप एक्शन देखोगे और किसी में नहीं देखोगे, जल्दी जल्दी। तो आप एक लिस्ट बना के रखना ये रोल ओवर्स वाले शेयर्स की। आप कुछ कहना चाहते हैं? 20% का रोल ओवर डिम्पी, कल मैं इंडसइंड बैंक चेक कर रहा था, 25% उससे भी घट के 20% के आसपास आ गया। अच्छा ठीक है, चलिए निफ्टी पर आते हैं और उसके बाद निफ्टी बैंक पर जानते हैं कि आज एक्सपायरी वाले दिन की रणनीति होनी क्या चाहिए। डिम्पी, क्या बाय ऑन डिप्स वाला जो स्टांस है, क्या जो काम करेगा बाजार में, या चूंकि वॉलेटिलिटी है होगी आज एक्सपायरी के चलते, उसके चलते थोड़ा कॉशियस रहने की आज सलाह है आपकी तरफ से? नहीं, बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। मैं 2 लेवल्स बता देता हूँ, बट दोनों लेवल्स की दूरी बहुत है, ठीक है ना। इतनी दूरी है कि आप एक दूसरे को छत से भी आवाज़ मारेंगे ना तब भी आवाज़ नहीं जाएगी, इतनी लेवल्स की दूरी है। वो मैं लेवल्स बताता हूँ। पहला है 23,300 का लेवल। अगर आपको एवरेज करना है, वापस मार्केट के अंदर आना है, तो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ 23,300 के आसपास। अभी भी यहाँ से 186 पॉइंट की गिरावट और है। अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं अपने आप को प्लेस करता हूँ हमेशा, किसी और के ऊपर क्यों लैब टेस्ट मारने, अपने ऊपर ही लैब टेस्ट मार रहा हूँ ना मैं। तो मैं आपके अपने ऊपर लैब टेस्ट करते हो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 23,300 की वेट करूंगा बॉस, या तो मैं एक काम और करूंगा, फिर मैं 23,500 की क्लोजिंग की वेट करूंगा, या तो मेरे को 23,500 के ऊपर 2 दिन की क्लोजिंग दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप 23,300 बॉस दिखाना नहीं चाहते, अब आप दौड़ा के लॉकेट को लेके जाना चाहते हो ऊपर, तो मैं आपके साथ फिर 23,500 पे भी आपके साथ गाड़ी में बैठ जाऊंगा। और अगर आप 23,500 2 दिन तक क्लोजिंग नहीं दिखाओगे, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि 23,500 आप ज़रूर देखोगे, आपकी स्क्रीन पर 23,500 दिख गया। कल हमने सीना ठोक के बाद बोली कि 23,500 ज़रूर देखोगे अगर 23,800 नहीं दिखा तो, और कल में मार्केट ने दिखा दिया। 23,300 की वेट करो, 23,300 में बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाएगा। लेकिन एक और बात के साथ मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं सारे डेरिवेटिव्स डाटा को आपकी भाषा में बहुत सरल करके बता रहा हूँ। 4 लॉट लेना चाहते हो, 1 लेना, 10 लॉट हैं 3 लेना, ऐसे करके लेना। और जो दूसरा लेवल है जहां पर आपको एंट्री करनी है वो है 22,800 का। अब आप ये सोचो, कहां 23,300 और दूसरा है 22,800, करीब 500 पॉइंट का फर्क है निफ्टी में दूसरा सपोर्ट का। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि मार्केट में जो सपोर्ट के लेवल है S1 और S2, उसमें मेजर फर्क है।
इसलिए ज़्यादा माल ना भर लेना, इसलिए 23,300 पे छोटा एक्सपेरिमेंट करना और 22,800 पे बड़ा एक्सपेरिमेंट करना, ये दोनों लेवल्स के लिए आप अपने आप को ओपन एंडेड रखो। मैं तो ये चाहता हूं कि 22,800 ना ही दिखे, लेकिन मैं करूं क्या, मेरे को बुरा भी बनना पड़ता है, क्रूअल भी बनना पड़ता है, क्योंकि डाटा यही बता रहा है कि आपका मेजर सपोर्ट तो 22,800 है, छोटे मोटे सपोर्ट्स में 23,300 पहला सपोर्ट है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स कर दिए क्लियर। कल आपने मेरे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्ट वाला भी पूछा था, तो मैंने कल आपको शॉर्ट का भी एग्जांपल दिया था कि भाई 23,800 के ऊपर अगर आप नहीं जाते हो, आप कर देना शॉर्ट और नीचे आके 23,500 पे पैसा बुक कर लेना। 23,500 कल आपकी स्क्रीन पे दिखा, कल आपने पैसा बुक किया, शॉर्ट वालों ने भी। अगर आज आप वापस से शॉर्ट वाला क्वेश्चन पूछोगे तो मैं फिर से बोलूंगा, अगर 650 अब नहीं जाता, 23,650, शॉर्ट वाला गान ध्यान से सुनना, 23,650 अगर नहीं जाता तो मार्केट आपको 23,300 100% दिखाएगा। 650 या 600 के आसपास आके आप शॉर्ट बना लेना, वापस से 650 के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दो और 23,300 के टारगेट डाल दो, 300 पॉइंट और कमा लेना। ठीक है, अगर नहीं तो नहीं जमता, नहीं प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, हम शॉर्ट करके पैसा नहीं बनाते बॉस, अपने को फलता नहीं है, छोड़ दो। मेरे को भी नहीं फलता, मेरे को भी नहीं फलेगा। अगर मैं आपकी जगह ट्रेड करूँ ना शॉर्ट का, तो मेरे को शॉर्ट ज़्यादा जमता नहीं है। मैं भी टिपिकली आपके साथ का हूँ भाई, मेरे को भी थोड़ा बाइंग और डिप्स करने में ज़्यादा समझदारी लगती है बजाय सेल ऑन राइज करने के अंदर। अपना अपना सबका काम करने का तरीका, बुरा कोई भी नहीं है, अच्छा कोई भी नहीं है, वैसे वाला मामला है। तो मैंने आपको, अच्छा एक और चीज़, ऑप्शंस में काम मत करना। मैंने कल थोड़ा आपको गाइड किया था, आज भी मैं गाइड करूंगा, ऑप्शंस में काम मत करना, क्योंकि सीरीज़ की है, ये बहुत ज़ोर से शेक करेगा मार्केट को और पता लगे शेकिंग में आपके पैसे चले गए ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में तो टाइम बॉम्ब लगा होता है ना, आपको पता ही है, वो तो जैसे ही खरीदोगे वैसे ही एक्सपायर होने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट वगैरह सब कुछ बता दिया। अब सब कुछ चंगा होने के लिए, सब कुछ ठीक होने के लिए वापस 23,800 दिखाना पड़ेगा। 23,800 के बिना अब कुछ भी चंगा सी टाइप नहीं है। ठीक है, पर 23,300 नीचे ये 500 पॉइंट की रेंज होगी और इसमें तेजी वाले और मंदी वाले दोनों के लिए मौके मिलेंगे। आपका अपना कंफर्ट जो अलाउ करता है, आपकी अपनी एक्यूमेंट जो अलाउ करती है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। डिम्पल ने आपको लेवल के हिसाब से गाइड कर दिया है। अब निफ्टी बैंक पर आते हैं। 2 सत्र के लगातार हमने छोटी छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग देख ली है, लेकिन अगर हम इस सीरीज की बात करें डिम्पी, तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन निफ्टी बैंक का रहा है। निफ्टी में जो तेजी रही है करीब 4% की इस सीरीज में अब तक, आज को अगर छोड़ दें अभी, आज तो देखना है क्या होगा, और निफ्टी बैंक में 5% की तेजी रही है। निफ्टी बैंक में आपको क्या लग रहा है कि वहां पर भी मौके शॉर्ट वालों के लिए बनेंगे आज के सत्र में? देखो बैंक निफ्टी को ना एक चीज़ की तो आप हमेशा मान के चलना, इसको थोड़ी जल्दी रहती है हर चीज़ की, पाने की भी और खोने की भी। खोने की मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि कल ही ज़्यादा टूटा, खोने की इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी अपने ना लेवल्स को अचीव करवा देता है। कल आप देखो, कल ही कल में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कल ही कल में हमने 51,800 भी देखा और कल ही कल में हमने 51,200 भी देखा। तो दोनों ही लेवल्स एक दिन में देख लिए और ये पूरी रेंज थी, 600 पॉइंट की तो रेंज ही थी और कल मार्केट ने वो देखा सारा का सारा। ये मंथ वाला हटा दो, जो मैं डाटा फायर करवाता हूँ सिर्फ वही रखा करो। हाँ, ये मंथ हटा दो, जब बोला जाए तभी मंथ दिखाओ। अब कल देखो आप 450 पॉइंट करीब करीब नीचे गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब इसके अंदर 51,200 का एक पहला पड़ाव, पहला सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे आके आप रुक गए। दूसरा सपोर्ट एरिया है 50,800 का। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में से अगर अब वापस से कभी खरीदूंगा या एवरेज करूंगा या थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं वापस बैंक निफ्टी के साथ करूंगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसके मैं पीछे की वजह भी बता दूंगा, 1 मिनट लगेगा मेरे को बताने में। पहले मैं सपोर्ट वगैरह बताता हूँ। 50,800 इंपॉर्टेंट एंट्री एरिया है, बट ये S2 है। S1 कहाँ है सर, सपोर्ट 1 कहाँ है, फिर कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं? वो कहीं भी 51,000 हो सकता है, कहीं भी 50,900 भी हो सकता है, कहीं भी 50,950 भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो पहला S1 है ना, वो खोजना बड़ा मुश्किल है। S2 खोजना बहुत आसान है कि भाई आप 50,800 पे आपका पहला सपोर्ट आ जाएगा। तो पहला सपोर्ट मैंने भले लिखा वहाँ पे 51,000 है, लेकिन इसको प्लस माइनस 100 पॉइंट और मान के चलना। मेरे को मालूम नहीं वो कहाँ पे एग्जैक्ट डॉट पे आके रुकेगा, ठीक है, लेकिन 50,800 पक्का सपोर्ट है। अगर मैं आप कभी एक्सपेरिमेंट करूंगा इंडेक्स को खरीदने का, तो मैं 50,800 पे पहले बैंक निफ्टी को प्लस करूंगा, भले मैं 1 लॉट करूं या 2 लॉट करूं, अपने 10 लॉटों की कैटेगरी में से।
ये चीज़ मेरे को लगता है मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसी के पीछे की दोनों की रीजनिंग बताता हूँ। 1 मिनट के लिए जरा फ्यूचर वाली प्लेट लेके आइएगा, और मैंने बना के भेजी है जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, अपनी वाली नहीं। उसमें आप देखोगे अभिषेक जी, मैं आपको बस उसी से क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हालांकि एक्सपायरी का समय है। दोनों ही पोजीशंस लाइट हैं, गौर करना इस बात को, दोनों ही पोजीशंस काफ़ी लाइट हैं। निफ्टी का जो अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,33,000 है सिर्फ। हाँ, ये वैल्यू में लिखा है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा हूँ। 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, और बैंक निफ्टी के सिर्फ 74,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। बैंक निफ्टी के 1 डे एक्सपायरी कम से कम लाख कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए थे, 74,000 है। सीरीज लाइट है, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम है। मैं जैसा रंग डालूंगा वैसा हो जाएगा। आप हरे रंग का इंजेक्शन डाल दो, मार्केट जुप करेगा, 600 पॉइंट देखेगा भी नहीं, एक दिन में ले आएगा। और जैसे मैं लाल रंग डालूंगा, मार्केट जुप करेगा, 600 पॉइंट देखेगा भी नहीं, बैंक निफ्टी से और साफ करेगा। इसलिए आप देखो 51,200 पे खड़ा, और मैंने आपको 50,800 की बात बोली है। इसलिए मैंने आपको जब निफ्टी का लेवल्स बताया कि पहला 23,300 है और दूसरा 500 पॉइंट नीचे है, वो इसी वजह से बता रहा हूं, क्योंकि सीरीज लाइट है। अगली सीरीज अप्रैल के अंदर आप लाइट सीरीज के साथ ट्रांसफर हो रहे हो। बॉस सिस्टम में जितने शॉर्ट्स थे सबको इतनी जोर जोर से तमाचा मार के आपने साइड में बिठाया है, बेचारों शॉर्ट्स वालों को भी डर लगता है सिस्टम में आने में। तो ये चीज़ मार्केट की अच्छी हुई है, कन्वर्जन हो गया, बाइंग ऑन डिप्स हो चुका है, बट सीरीज लाइट है। इसलिए मेरे को थोड़ी घबराहट है कि अगर स्विंग्स होंगे वो वाइल्ड होंगे, बड़े होंगे। पैसे को आराम से लगाना, समग्रता से लगाना। और ये जो वीडियो आज हम आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको जरा दूसरी बार भी सुनना, क्योंकि एक बार में पूरी बात हो सकता है आपको ना समझ में आए। आप यूट्यूब पे जाना, इसको दोबारा थोड़ा पीछे आगे पीछे करके सुनना कि हमने मोटा मोटी क्या रफ आंकड़े आपके सामने रखे हैं। ये बस पॉइंट्स मेरे के लिए बताने के लिए बहुत था। प्रीमियम वगैरह ठीक है, बैंक निफ्टी का 200 दिनों के एवरेज अभी भी मेंटेन है, वो 51,000 के जब नीचे जाएंगे तब खराब होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एफआईएस का नंबर मैंने बता दिया। हिंदुस्तान कॉपर F&O बैन में है, और बस सब बता दिया मैंने, जितना लिखा था मैंने सब आपके सामने बता दिया। कुछ और पूछना है तो आप बोले पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने बता दिया। मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि उनसे हम थोड़ा बहुत पता कर पाएँ। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको कोई संकेत एज सच नहीं दे रहा। और मैं आपको एक और लाइन बता देता हूँ, आज भी आपको अगर छोटे मोटे काम करके आने ना, घर के आप करके आ जाओ। मैंने तो कल भी बोला था आपको, बाजार कहीं नहीं जा रहा बॉस, बाजार यहीं है, आप चिंता मत करो, कहीं पैसा नहीं भागे जा रहा, बाजार अभी भी यही है। और आज तो और ठंडा दिन होगा, आप देख लीजिएगा। कम से कम तो यही बता रहा है, मेरे कहने से नहीं चलेगा, बट डाटा तो यही बता रहा है। ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपके लिए होगी निफ्टी पर, निफ्टी बैंक को लेकर। कुछ स्टॉक्स जो फोकस में आज रहने वाले, देखिए टाटा मोटर्स आज फोकस में रहेगा, क्योंकि उनका एक थोड़ा सा पोर्शन है जेएलआर वाला जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में। इसके अलावा जो शेयर फोकस में रहेगा, वायदा बैंक से बाहर आया है इंडसइंड बैंक का शेयर, कल हमने तेजी देखी है, आज इंडसइंड बैंक का शेयर फोकस में रहेगा। और तीसरा जो बैन में जो एंट्री हुई है हिंद कॉपर की, वो शेयर भी फोकस में रहने वाला है। कुछ शेयर से फोकस में रहने वाले हैं। आगे हम और गहराई से विश्लेषण करेंगे ट्रंप के टैरिफ वाले न्यूज का, कि कहां पर आपके लिए असर पड़ता हुआ दिखेगा। देखिए ऑटो कंपोनेंट पर ट्रंप ने कहा है कि 1 महीने डिले करेंगे, उनको थोड़ी 1 महीने की राहत दी गई है। कई सारी हमारे ऑटो कंपनीज हैं जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, वो कौन सी कंपनीज है इसके बारे में भी हम चर्चा निश्चित तौर पर करेंगे। एक चीज डिम्पी आप जरा और बता दीजिए, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आज का जो सत्र होगा वो टैरिफ वर्सेस एफआईएस का भी हो सकता है। आपको क्या लगता है पलड़ा किसका भारी है? मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत एफआईएस का भारी है। देखिए टैरिफ आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं, और इसका रिएक्शन मार्केट ने काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर रखा है। क्या आपको नहीं पता कि ऑटोस के ऊपर वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं? ये बात पता है क्या? लेकिन आपको ये बात पता है कि एफआईएस अगले 10 दिन में क्या करने जा रहे हैं? नहीं। जो नहीं पता, और वहाँ पे अगर नेगेटिव होके खड़े हो आप, तो आप पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन जो पता है वो नेगेटिव है, वहाँ पर भी आप डिस्काउंटिंग यानी कि पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हो। तो दोनों हाथों में मेरे हिसाब से दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि टैरिफ डिस्काउंटेड पॉलिसी है एक किस्म से। अच्छा चलो मैं इस चीज़ को हटा भी देता हूँ कि डिस्काउंटेड है या नहीं है, फलाना है ठिकाना। क्या मेरे अलावा क्या इस देश की जितनी कंपनीज़ हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये टैरिफ का डंक हमें लगने जा रहा है? क्या उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी? क्या वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं गए होंगे, या अपने बोर्ड रूम में फैसले नहीं ले रहे होंगे, या अपनी फंडिंग और अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे होंगे? हर कंपनी कर रही होगी, हर कंपनी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी कर रही होगी। मेरे से ज़्यादा चिंता आपको है, उनको होगी, क्योंकि उनके तो लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये जो टैरिफ वाला मैटर है ये आएगा, डाइजेस्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एफआईएस एक बार आ गए और रुक गए तो बाज़ार का नया हाई बनाएंगे। तो इसलिए
अगले 1 से 2 ढाई 3 महीने के लिए मेरे को लग रहा है एफआईज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टैरिफ जो आपने पूछा। बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट इसका हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है, क्या किया है, उसकी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, आप मेन जो हमारी ऑटो कंपनीज हैं, ओईएम्स हैं और इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट वाली जो कंपनीज हैं, कितना एक्सपोजर इनका यूएस में हो और कितना इम्पैक्ट पड़ते हुए आप देख रहे हैं? अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन की, तो पहले से ही हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 अप्रैल को काफ़ी बड़ा ऐलान करने वाले थे टैरिफ्स को लेके, जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ भी कह रहे थे। और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी नया टैरिफ रूल जो है वो बनाया है। उनके कहने के ऊपर ऑटो यूएस जो है वो 25% का टैरिफ जो है वो लगाएगी, जो भी ऑटो उनके यहाँ पे इंपोर्ट होंगे वहाँ पे। और इसके अलावा बाकी जो टैरिफ्स है ऑटो एंसिलरीज, तो वहाँ पे भी 25% का टैरिफ जो है लगाया है। हालांकि अगर हम ऑटो एंसिलरीज की बात करें, तो जबकि ऑटो मेकर जो है उनके लिए ये अप्रैल 2 है वो डेडलाइन दी है, बट ऑटो एंसिलरीज के लिए उनका मानना यह है कि कहीं पे 1 महीने का जो पीरियड है जहाँ पे एक रिव्यू हो सकता है, और उसके बाद मई 3 से पहले जो ऑटो एंसिलरीज के ऊपर टैरिफ है वो भी लग सकते हैं। बट इसके अंदर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ऑटो मेकर्स कहीं पे थोड़े इम्यून है इस सिस्टम को, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें, क्योंकि कहीं पे अगर इंडियन ऑटो मेकर्स की बात करें तो कहीं पे एक्सपोर्ट जो है यूएस में वो कम है। बट इसमें एक कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहेगी, वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे जेएलआर, जो कि जैगवार और रेंज रोवर का जो सेगमेंट है, उसका थोड़ा एक्सपोजर जो है वो एक्सपोर्ट्स में आता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। और इसी टैरिफ को लेके कहीं पे अगर हम बात करें मेकिंग भी, तो वहाँ पे जो पार्ट्स है, कुछ कंपोनेंट जो है वो चाइना में बनते हैं। जैसे हमें पता है यूरोप में काफ़ी बड़ा मार्केट है जेएलआर का, और इसी सब के टैरिफ के ऊपर इन एक्सपोर्ट्स को लेके कहीं पे चिंता जो है देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कंपनीज़ की, तो FY24 में लगभग 7.9 बिलियन का एक एक्सपोर्ट जो है हमने देखने को मिला था। और इसमें अगर हम बात करें ऑटो कंपोनेंट्स का स्पेसिफिकली और ऑटोज़ का एंसिलरीज का, तो अमेरिका में लगभग 27% जो एक्सपोर्ट है वो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो एंसिलरीज की, तो कहीं पे कुछ ऐसे कंपनीज जिनका यूएस में एक्सपोजर ज़्यादा है, और जहाँ पे एक जो मोमेंटम या फिर जो इम्पैक्ट कैसे होगा वो देखना ज़रूरी रहेगा। उसमें आते हैं भारत फोर्ज, सोना BLW, रामकृष्ण फोर्जिंग। क्योंकि अगर हम इनके एक्सपोजर की बात करें तो कहीं पे 30% से भी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो इनका यूएस मार्केट्स में है। हालांकि कहीं पे 1 मंथ का जो पीरियड है, रिव्यू पीरियड, वो तो मिला है, बट इसके चलते हुए इन ऑटो एंसिलरीज पे भी नजर रहेगी। बट ओवरऑल अगर हम बात करें डायरेक्ट इम्पैक्ट की, तो ऑटो मेकर्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के अलावा बाकी किसी पे ज़्यादा नहीं आ सकता है। इनडायरेक्टली हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट ऑटो एंसिलरीज में जैसे हमने ये 3 नाम रखे, इन पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। चलो कोई ये आंकड़े आपके सामने हैं कि कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। ऑटो इंसिलरी के आंकड़े वो थोड़ा ज़्यादा है, 27% के आसपास अमेरिका को हम कर रहे हैं, और कुछ कुछ बड़ी कंपनीज जो फोकस में रहेंगी, रामकृष्ण फोर्जिंग, भारत फोर्ज, सोना BLW और संवर्धन मदरसन। इनके हालांकि संवर्धन मदरसन के तो बाकी देशों में, कई सारे देशों में प्लांट भी हैं। देखना होगा कितना इम्पैक्ट आता है, वो समझने वाली चीज़ होगी। लेकिन एक बार जरा बाजार पर व्यू लेते हैं अपने एक्सपर्ट के नज़रिए से, और आपको हम ट्रेडिंग वाले कॉल्स भी बताते हैं। किरण जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर आपके स्ट्रेटजी और अपने स्टॉक कॉल्स दोनों साथ बताइए सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमने देखी कि लास्ट 5 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट हाई टॉप हाई बॉटम में था। अब कल का और उसके आगे का दिन अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉज आया है। गैप अप ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं होता, वहां से सेलिंग प्रेशर रहता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट देखोगे, तो बैंक निफ्टी अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, जहां निफ्टी अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। दोनों इंडेक्स के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और जिस तरह से ओवरऑल मार्केट चला है, अगर आप लेवल्स वाइज देखें, तो 22,500 से स्ट्रेट फॉरवर्ड 23,800। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,800 से स्ट्रेट फॉरवर्ड 52,000। सो यहाँ से अगर 50% रिट्रेसमेंट भी हम पकड़े, तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है वो 50,500 के आसपास बन रहा है। निफ्टी की सपोर्ट की बात करें वो 23,400 से 23,300 के आसपास बन रहा है। तो बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी आज कहीं ना कहीं 51,500 के आसपास बैंक निफ्टी की बनी रहे, और निफ्टी की 23,500 के आसपास रहे, ऐसा हमें लग रहा है। तो कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स की सलाह रहनी चाहिए, करनी चाहिए। यहाँ पे 23,300 से 400 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 23,300 का रखिए। ऊपर में वापस ये आज की एक्सपायरी के हिसाब से 23,500 के आसपास आ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी 50,800 से लेके
51,000 का बाइंग जोन रहेगा, 50,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू 51,500 के आसपास बनी रहे, ऐसा हमें लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमें फार्मा सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं। तो फार्मा में से बायोकॉन हम बाय ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है। ऊपर में आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो क्रॉस होगा उसके बाद एक बढ़िया सा मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो बायोकॉन करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 365 के हमारे टारगेट्स रहेंगे और इन 342 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बायोकॉन के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो गुजरात फ्लोरोकेम रहेगा। गुजरात फ्लोरोकेम में लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। 3500 के आसपास हमने लॉन्ग दिया था 4000 के टारगेट के लिए। अब आप देखोगे तो 4000 के टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं। वापस 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। लगातार 3 दिन से डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के इट्स गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट अपस्विंग। तो 3970 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 4050 4100 तक के टारगेट आप 1 से 2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 3940 एज अ स्टॉप लॉस हम गुजरात फ्लोरोकेम में मेंटेन करेंगे। तो गुजरात फ्लोरोकेम एंड बायोकॉन हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। दोनों इंडाइसेस में बायोनिफ्ट की सलाह रहेगी। गुजरात फ्लोरो और बायोकॉन ये दो शेयर हैं और दोनों तेजी के हैं। गुजरात फ्लोरो में कल हमने हल्की सी तेजी देखी है, बावजूद उसके उस पर कन्विक्शन है किरण जी का, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। बायोकॉन के लिए जो टारगेट बन गया है 365 रुपए का है। हमने देखा था कि 400 रुपए के आसपास जाकर बायोकॉन थमा था, वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी और फिर से लोअर लेवल से धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये दो शेयर होने चाहिए आपके रडार पर। किरण जी, एक और शेयर के बारे में जरा राय दीजिए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि ट्रेंड में तेजी आ तो रही है बट वो बहुत सस्टेन कर नहीं पा रही है। हालांकि अगर हम रोलोवर्स अगर देखें अगली सीरीज में तो करीब 85% के आसपास के रोलोवर्स हैं ट्रेंड के शेयर में। कल ठीक ठाक मूव रहा है। कल अगर कमजोर बाजार की बात करें 2.5% की अच्छी तेजी शेयर ने दिखाई है। ट्रेंड इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा, आपको भरोसा है इसमें? सो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एक ओवरऑल अच्छा खासा परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल में हमने देख लिया है। अब वहां से जिस तरह का कंटिन्यूसली हम सेल ऑफ देख रहे हैं 8400 से नीचे में हम देखोगे तो 4500 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन हमने देख लिया है। अब कहीं ना कहीं यहाँ से टाइम करेक्शन आना चाहिए क्योंकि प्राइस करेक्शन आ चुका है। अब टाइम करेक्शन के अंदर नीचे में एक स्ट्रॉन्ग जो बेस उन्होंने बनाया है वो 5000 का है। जब तक 5000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 6000 6200 तक की रैली आ सकती है जहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज हुई है। तो कल के हिसाब से और लास्ट 3-4 दिन के हिसाब से जो पैटर्न बनी हुई है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हो या तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हो। 50 टू 50 5250 का एक स्ट्रिप रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन है। तो जब तक उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन है मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 5200 का मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन 5200 को मेंटेन कीजिए। अगर 5200 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप आने वाले समय में 6000 तक के टारगेट देख सकते हो। तो थोड़ा लंबा नजरिया रखिए और 5200 की स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल रही है और कोशिश हम करें कि छांट छांट के आपके लिए शेयर्स लेके आएँ जहाँ पे रोल ओवर का एक्शन है, अगली सीरीज़ के वो स्टार या सुपरस्टार या फिर सुपर फ्लॉप बनने जा रहे हैं, ताकि आपको पता लग पाए कि वहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ पे है। नोटिस करते जाइएगा एक एक शेयर। मयूरेश जोशी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए। मयूरेश भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बाजार अपने खतरे वाले जोन से तो ऊपर आ गया है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आईसीयू से निकल के वार्ड और वार्ड से निकल के उसको छुट्टी मिल गया घर पे हुई, लेकिन अभी भी थोड़ा स्वस्थ होना उसको बाकी है। थोड़ा हेल्दी फूड खाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा और बिल्कुल वापस बैक टू द पेविलियन वाला मामला हो जाएगा। लेकिन कौन सी चीज़ उसको हेल्प करेगी सर आगे चल के? 2 मेजर प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको वेटेज के हिसाब से प्लस माइनस कर देना। पहला, डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वाला मैटर कैलकुलेशन होगा 2 अप्रैल को, उसमें ऑटोस या फिर थोड़ी ग्लोबल चिंताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैरिफ से जो एआई कंपनीज डरी आईटी कंपनीज डरी हुई हैं, वो ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा बढ़त किस में आ सकती है, ऑटो और आईटी? इन दोनों में ही पता करना बस मेरे को। मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो टैरिफ इम्पोजिशन हुए हैं कल ऑटो क्षेत्र को लेके, और जो मार्केट्स एक भाप रहे हैं कि अप्रैल 2 तारीख को क्या हो सकता है। फार्मा के लिए तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट जैसे ऑटो है, पूरी इंडस्ट्री जो यूएस में चलती है, कहीं ना कहीं आई थिंक ऑटोज पे टैरिफ्स स्पेसिफिकली ग्लोबल ऑटो मेकर्स के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है और इसमें थोड़े रिवर्सल्स आना या कितने स्कोप है नेगोशिएशंस के, ये देखना जरा लाजमी होगा। जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक एक ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि जब हम एआई जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं,
जो चाइनीज काउंटर पार्ट्स ने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं लाइक DeepSeek, आई थिंक कंपटीशन इज गोइंग टू गेट इंटेंस इन दिस फील्ड इटसेल्फ, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं और जैसे हम ट्रेंड भाप रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल कवरेज US में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, लग यही रहा है कि अगले कुछ तिमाहियों तक, अगले कुछ वर्षों तक जो स्पेंडिंग होगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजिशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो BFSI हो, इंडस्ट्रियल्स हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। एंड बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज जो हमारी कंपनीज एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन कर रही है और कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ AI एंड GenAI, हम एक एडवांटेजेस पोजीशन पे डेफिनेटली रहेंगे एज फार एज स्केल इज कंसर्न्ड। फ्रॉम एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगले 1-2 तिमाहियों तक ऑर्डर विंस कैसे रह सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैसे रह सकती है, इसका प्रभाव मार्जिन्स पे क्या आ सकता है, अर्निंग्स पे इसका क्या प्रभाव आ सकता है अल्टीमेटली ऑन द बॉटम लाइन, ये शायद इंडेक्स पे भारी पड़ रहा है। यू ऑलरेडी सीन अ लार्ज पार्ट ऑफ द करेक्शन हैपन, ना सिर्फ हमारे IT स्टॉक्स में बट ग्लोबली IT इंडेक्स में, इवन Nasdaq हैज बीन करेक्टिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और इसलिए मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पेन जरूर हो सकता है, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस डैमेज इज लार्जली बिहाइंड अस। बट द बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट IT के लिए एटलीस्ट ये है कि जो लैंडस्केप है, जो स्कोप है, जो स्केल है और जो स्केलेबिलिटी कर सकती है चुनिंदा कंपनी सेक्टर से काफी अच्छी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग गो आउट देयर एंड बाय, हम अभी साइडलाइंस पे हैं, हम देखना चाहते हैं कि Q4 के नतीजे आंकड़े कैसे आते हैं, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कमेंट्रीज क्या कहती है, बट जनरली आई थिंक IT शुड बाउंस बैक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऑटो के लिए जो ग्लोबल ऑटो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, अपार्ट फ्रॉम द टैरिफ इम्पोजिशंस, जो EV अडॉप्शन भी है, जो लग रहा था 1 वर्ष पहले कि बहुत फास्ट ट्रैक पे अडॉप्ट होगा, उसमें थोड़ा धीमापन दिख रहा है। और ये समझिए डिप्टी जी की जो R&D एक्सपेंडिचर हुआ है EV प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के लिए काफी कंपनीज ग्लोबली, आई थिंक अच्छा खासा कैश इम्पेयरमेंट हुआ है बैलेंस शीट के ऊपर, इसको रिव्यू करने के लिए टाइम लगेगा इफ डिमांड डज नॉट कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी आई थिंक दिक्कतें झेलनी पड़ेगी फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। और आपने जो बात बताई वो काफ़ी फैक्चुअल थी और काफ़ी समझ में भी आई हमको, और इस सारे ग्राफिक्स का भी उसका सपोर्ट हम आप देख ही रहे थे स्क्रीन पर। अब एक साथ और एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चंदन तापड़िया। चंदन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपका कंसर्न था कि 23,824,000 के आसपास एक बार आके मार्केट रुकेगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा, फाइनली हो रहा है सर 23,300 पे रुकेगा। चांसेस कितने ज़्यादा हैं? मैं इस अपॉर्चुनिटी को दूसरी बार नहीं खोना चाहता। पहली बार मान लो मेरे से किसी वजह से छूट गई, दूसरी बार ना खोऊं तो फिर क्या करना होगा मेरे को? जी नमस्कार। देखिए आज मंथली एक्सपायरी है और वोलेटाइल टसल बाजार में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा जंक्चर है वो 23,500 पे है, क्योंकि इस सीरीज में जो कॉल राइटर्स है वो 23,500 में है, और जब मार्केट 23,500 के ऊपर होल्ड करने लगा तो पुट राइटर भी 23,500 पे आए। तो 23,500 का जोन एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि कल के दिन 23,620 नहीं तोड़ रहा था, और जैसे ही तोड़ा शुरुआती मिनटों के बाद में तो यहाँ पे एक करेक्टिव मूव देखने को मिला। तो अब मेरा ध्यान रहेगा 23,333। 23,333 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यदि बाजार गिरता है, उन लेवल को रेस्पेक्ट करता है, तभी वापस रिकवरी होगी, अदरवाइज वोलेटाइल स्विंग रहेंगे। और पिछले जो 6 दिन के बाद जो हायर लॉस बन रहा था वो निगेशन हो गया, तो बुल्स को इमीडिएट स्विंग नहीं देने देगा। बेयर्स भी ग्रिप में नहीं रहेंगे, बुल्स भी ग्रिप में नहीं रहेंगे, उसके चलते वोलेटाइल स्विंग रहेगा और हमें वाइडर रेंज मिलेगा। तो हमें कहीं ना कहीं 23,333 से लेके 23,750 इस रेंज को हमें वाइडली प्ले करना पड़ेगा। और अगेन मंथली एक्सपायरी और 4 इंडाइसेस की एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते काफी उठाफटक रहेगा। तो आप जो भी करें थोड़ा सा स्विंग को ध्यान में करते हुए करें। मूवमेंट सेटअप बन के आए तो इंट्राडे करें, फटाफट एग्जिट होने का भी ट्राई करें। कहीं ना कहीं बड़ा कन्विक्शन नहीं रहेगा, बट 23,333 को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सटेंडेड वीकेंड भी होगा, प्लस साथ में 2 तारीख पे भी बाजार की चिंता रहेगी। तो पोजिशन जितना लाइट रखें या जितना इंट्राडे स्विंग करें उतना बेटर रहेगा। हाँ नहीं, बात आपकी ठीक है सर, जल्दी जल्दी आओ जल्दी जल्दी जाओ, फिलहाल तो ये मैटर भी है, फिर थोड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड भी है, सोमवार की छुट्टी है ईद की वजह से। और तीसरा पॉइंट है जो आपने 23,300 की बात बोली, एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हम इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे। चंदन सर आपके शेयर्स कौन से हैं? बिल्कुल, शेयर्स की बात करें तो पहला ट्रेड तो रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL में आप देखोगे कल मार्केट की गिरावट के बावजूद भी बाइंग थी, और वैसे भी पिछले 3-4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 3980 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में जो पोजिशनल टारगेट बनेंगे वो 4250 और 4448 की तरफ बनने चाहिए।
यहाँ पे बड़े लेवल्स है, विद द व्यू की मार्केट रिकवर हो जाता है तो स्विंग्स थोड़े ज्यादा होंगे। दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा सीमेंस आप देखोगे तो रिकवरी बनी है, हालांकि 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है, और इस रिकमेंडेशन का मेन रीजन ये भी है कि कल काफी बड़े वॉल्यूम हुए, तो सीमेंस पे खरीदारी की सलाह। 5250 का सपोर्ट है, ऊपर में 5650 से लेके 5700 तक के टारगेट बनेंगे। ठीक है, एचएएल और सीमेंस दो आपकी तरफ से शेयर हो गए, दोनों एक्सपायरी के बढ़िया शेयर हैं। और कल हेल के अंदर यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के अंदर तो बढ़िया मूवमेंट आया था। आगे बढ़ते हैं, अब मैं अपने सहयोगी को अपने साथ जोड़ लेता हूं, शरद को। खबरों वाले शेयर्स भी आपके सामने रख देते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बता दीजिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। आज जो है एक्शन पैक डे है। आज ऑफ कोर्स निफ्टी रीजिक भी होने वाला है, जहाँ पे जोमेटो और जियो फाइनेंशियल जो है निफ्टी इंडेक्स में आएंगे। जो आपको एक्शन या वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा वो हाफ एन आवर के जो ट्रेड है, लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड दिन के, वहाँ पे देखने मिल सकता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज का भी एक्सपेक्टेशंस रहने वाला है। जो निकलने वाले निफ्टी से वो है ब्रिटानिया और BPCL। जेबी केमिकल फार्मा में भी जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ब्लॉक हो सकती है, जहाँ पे उनके जो प्रमोटर KKR, एक बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वो लगभग 10% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू लगभग 2700 से 2800 करोड़ रुपए रहेगा। और जो ऑफर का जो फ्लो प्राइस है वो लगभग 1625 रुपये का है। भारत फोर्ज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लगभग 7000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं आर्टिलरी गन और गन टोइंग व्हीकल्स को लेके। और इनकी जो टोटल प्रोक्योरमेंट है इस वित्त साल 2025 में लगभग 1.4 लाख करोड़ की जो है ये आंकड़ा आया है। BSE पे भी नज़र रखिएगा, बोर्ड विचार करने वाली है बोनस इशू पे 30 मार्च को, तो ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्टिव भी है। और विप्रो की बात करें, हमारा अगला स्टॉक रहेगा, तो लगभग 5600 करोड़ रुपए का 10 साल का एक स्ट्रैटेजिक डील है UK की पेंशन की कंपनी फिनिक्स ग्रुप के साथ। पिरामल एंटरप्राइजेज लगभग 600 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं उनकी होली ओन नाम पिरामल फाइनेंस में, और राइट्स इशू के जरिए पार्टिसिपेशन होगा। और NBCC पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ये 25,000 करोड़ का एक MOU साइन किया है, लेकिन याद रखिए ये 5 साल तक का है, तो आप अगर सालाना का एनुअल एवरेज नहीं तो लगभग 5000 करोड़ आता है। यहाँ पे जो है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने करार किया है। बैंक ऑफ इंडिया के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, इन्होंने रोल्टा इंडिया की अकाउंट को NPA घोषित कर दिया, और जो NPA अमाउंट है ये 600 करोड़ के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो बायोथेरा और डॉक्टर रेड्डीज़ ने एक्सक्लूसिव कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है एक बायोसिमिलर प्रोडक्ट के लिए साउथ ईस्टर्न एशियन मार्केट्स के लिए। और आखिर में मैं इंडसइंड बैंक पे नज़र डालवाऊंगा। यहाँ पे ET की रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है एक पॉसिबल इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी सीनियर ऑफिशियल्स के साथ। ओवरऑल रेगुलेटर्स जो है डिटेल सीख कर रहे हैं 5 सीनियर एम्प्लॉयज़ का कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेके। तो यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट आई है, इकोनॉमिक टाइम्स से जो है रिपोर्ट साइट की गई है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे खबर लेकर आने के लिए, और जहां पर आज नजर रहेगी बाजार में। शुरुआत कर लेते हैं टाटा मोटर्स से। चंदन जी, टाटा मोटर्स ने रफ्तार वैसे ठीक ठाक दिखाई है, लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट लौटा है, 606 तक शेयर गिरा, अब 700 रुपये के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। ये टैरिफ वाली थोड़ी सी डैमेजिंग न्यूज़ अगर हम भारतीय अगर 4 व्हीलर कंपनीज में बात करें तो टाटा मोटर के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनका JLR का पोर्टफोलियो भी है। टाटा मोटर मान लीजिए अगर यहाँ से आज थोड़ा सा स्लिप होता भी है, आप सपोर्ट्स कहाँ पर देख रहे हैं? और अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा हो, मान लीजिए बिल्कुल 600 सवा 600 की रेंज में लिया हो, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग कर ले एक राउंड की? देखिए बिल्कुल, पहले तो इस मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उठापटक तो बने रहेंगे। अभी भी भले ही बाजार में 1900 पॉइंट की फटाफट रिकवरी हुई है, बट वोलेटाइल स्विंग्स तो यहाँ पे बरकरार रहेंगे। दूसरा, मार्केट में वापस थोड़े बहुत ऊपर नीचे चांस मिलेंगे। और टाटा मोटर्स धीरे धीरे चला है, क्योंकि इसने लगभग 16 दिन लगाए हैं 600 से लेके 720 तक की रिकवरी के लिए, और अभी भी मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 1175 से लेके 618 तक गया था। हालांकि इस महीने 14% की रिकवरी हुई है, बट अगेन मल्टीपल हर्डल जरूर ऊपर में। मुनाफा वसूली यदि करना है तो कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल बैरियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं 730-35 के ऊपर निकलेगा तब जाके इसका मेजर ट्रेंड चेंज होगा। तो यदि आपको डिप मिलता है या फिर आप अभी करना चाहते हो तो डिप करें। अग्रेसिव व्यू तभी रहेगा जब 735 के ऊपर ये काउंटर होल्ड करेगा, अदरवाइज आपको अप एंड डाउन के स्विंग बार बार मिलते रहेंगे। टाटा मोटर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। आज हो सकता है कि थोड़े से प्रेशर पर शुरुआत करें। पिछले अगर 1 महीने की चाल देखेंगे तो 14-15% के आसपास की तेजी हमने टाटा मोटर के शेयर में देखी है।
एनबीसीसी जैसा कि शरद बता रहे थे कि एक बड़ा इन्होंने एमओयू साइन किया है और 80 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनी है, ऑर्डर बुक भी इसकी ठीक ठाक है, एग्जीक्यूशन को लेकर वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है अगर हम एनबीसीसी की बात करें। आप कैसे देखते हैं कंपनी को? जरा वैल्यूएशन के हिसाब से भी बताइएगा। नहीं, ऑर्डर बुक अभिषेक जी, मॉर्निंग टू यू एज वेल, काफी तगड़ी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी खासी है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि एग्जीक्यूशन शायद इंप्रूव होगा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो फॉल्टरिंग हो रही है वो रिपोर्टेड नंबर्स में हो रही है। कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है रिपोर्टेड नंबर्स में फॉर 3-4 क्वार्टर्स। कहीं ना कुछ बाधाएं आई हैं जिसकी वजह से नंबर्स हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी वॉलेटाइल एंड दिस माइट कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन के हिसाब से जो ये प्रोडक्ट मिक्स ले रहे हैं, कुछ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पोर्टफोलियो में, अगर वो फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं तो शायद नंबर जो है उसमें वॉलेटिलिटी जो रहती है ये बरकरार रह सकती है। इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जैसे हम हमेशा देखते हैं मार्केट इंडिया पे लीडरशिप स्टॉक को फोकस करें। एलएनटी को जो मल्टी ऑर्डर विन मिली है, ह्यूज ऑर्डर विन, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एलएनटी बीइंग अ पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, मुझे लगता है आई थिंक नो टू इज अबाउट इट, राइट। मिड कैप्स में थोड़ा सिलेक्टिव और चूजी रहना पड़ेगा। लार्ज कैप्स में आई थिंक एलएनटी जैसा स्टॉक एक लीडरशिप स्टॉक है, रेटिंग रैंकिंग बहुत बढ़िया है जैसे हम देख रहे हैं, और आई थिंक एग्जीक्यूशन पैरामीटर, अर्निंग, वर्किंग कैपिटल, सारी चीजें इनके कंट्रोल में। ठीक है, एलएनटी को खरीदने की सलाह 3444 के आसपास कल क्लोजिंग दी है एलएनटी ने। लोअर लेवल से इसमें बाइंग थोड़ी सी हमने देखी है। तो वाले शेयर्स हैं या फिर जहां पर रिपोर्ट्स आ रही हैं या फिर जो ग्लोबल बज है और पर आपके लिए परफेक्ट रणनीति आज के सत्र में बना रहे हैं। आज टैरिफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन है, ग्लोबल बाजारों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी नरमी का माहौल है। हालांकि एशिया से मिक्स्ड संकेत इस वक्त आ रहे हैं। हांगकांग और चीन के बाजार लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे हैं। जापान के बाजार में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। अच्छी चीज हमारे यहाँ ये है कि एफआईज की बाइंग लौटी है, 5 सत्र की बाइंग हो रही है और बाजार को हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ दे। तेज रफ्तार के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने कल के सत्र में ऊपरी स्तरों पर देखी है। एक्सपायरी कहां पर होगी? आज अप्रैल मार्च सीरीज की एक्सपायरी है और ये लास्ट एक्सपायरी है जो गुरुवार को हो रही है। अगले महीने से चीजें बदल जाने वाली हैं। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जरा ये देखते हैं कि आज जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो कौन से स्टॉक्स को लेकर आई है। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कहां फोकस रहने वाला है आज? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले फोकस यहाँ पे एलएनटी पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम रिपोर्ट पे बात करेंगे सीएलएसए की। तो सीएलएसए ने एलएनटी पे रिपोर्ट निकाली है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, यहाँ पे टारगेट प्राइस 4151 का दिया है। तो सीएलएसए के हिसाब से एलएनटी ने सबसे बड़ा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जीता है जो कि $4 बिलियन से अधिक का है। एक ऑफशोर गैस प्रोजेक्ट है काता एनर्जी एलएनजी, उससे ये ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एलएनटी को ग्लोबल ईपीसी के एक जो बड़े लीग होता है उसमें एंटर करा चुका है, इसलिए यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। सेम खबर को लेके यहाँ पे बीएनपी परिबस ने भी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस देखें यहाँ पे तो 4435 का दिया है और एलएनटी बीएनपी परिबस की वन ऑफ द टॉप पिक भी है। इसके अलावा हम देखें तो विप्रो पर भी नजर डालेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, विप्रो पे अंडरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 265 का दिया है। यहाँ पे हम देखें तो विप्रो को 650 मिलियन की एक डील मिली है जो कि 10 साल की है, उसके चलते यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि विप्रो को ये जो डील मिली है वो थोड़ा शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए काफी पॉजिटिव माना जा सकता है। इसके अलावा अशोक लेलैंड भी आज फोकस में है, मॉर्गन स्टैनली की ही रिपोर्ट है। दरअसल अशोक लेलैंड जो है वो यूके की ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो बंद करने वाली है और इंडिया सप्लाई पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। इसके चलते जो उनके इंडिया ऑपरेशन है उसमें थोड़ी और एफिशिएंसी आ सकती है और इंप्रूवमेंट आ सकता है, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ भी नजर आ सकता है और यहाँ पे टारगेट प्राइस 284 का दिया हुआ है। एचएएल भी फोकस में है, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। जेपी मॉर्गन ने बताया है कि जीई एरोस्पेस ने इंजन्स का डिलीवरी स्टार्ट करना चालू कर चुका है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, जो डिलीवरी है वो थोड़ा डिलेड रह रही है, जो एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो एचएएल है वो इस क्षेत्र में मोनोपोली एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आता है। मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस 4800 का दिया है।
यहाँ पे मोतीलाल ने बताया कि जो इक्विटी AUM ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शंस बताया है FY25 के लिए 55%, FY26 के लिए 12%, तो FY27 के लिए 18% का बताया है। आखिर में ट्रेंड पे बात करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट मैक्वायरी की आती हुई नजर आ रही है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस भी देखे तो 7,000 का दिया हुआ है। और यहाँ पे मैक्वायरी का कहना है कि जो ट्रेंड है वो इंडिया की एक लीडिंग फैशन रिटेलर है और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है फैशन सेगमेंट में, उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ट्रेंड को होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। तमाम शेयर फोकस में रहेंगे जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र है। BSE का शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है और कंपनी ने दरअसल बोनस इशू पर विचार करने का फैसला किया है। 30 मार्च को उनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन गुप्ता भी शो में। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। BSE 3 सत्र से हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है हायर लेवल से, लोअर लेवल से सपोर्ट लेके 4,000 के आसपास से ये शेयर चला। आज हो सकता है कि इस बोनस वाले खबर के चलते शेयर में हम थोड़ी सी रौनक देखें। कैसे देख रहे हैं आप शेयर को? आज तेजी करें अगर नीचे अगर मिल जाए तो? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल यस, हायर साइड से अगर देखा जाए तो करीब 4900 के अराउंड से करेक्शन जरूर देखा है, बट मुझे लग रहा है कि लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट्स भी फॉर्म है विच इज नियर अराउंड 4270 के आसपास में नजर आ रहे हैं। तो और फर्दर अगर टिप मिलती है तो डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं एंड 4270 4250 कुड बी द रिवर्सल जोन। यहाँ से हम एक फर्दर रिकवरी, एक बाउंस बैक वापस से जो है वो स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। सो बाय ऑन टिप्स की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे। 4250 के बिलो का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और अगर एक फर्दर जो रिकवरी मूव या बाउंस बैक मिलता है तो वापस से प्राइसेस जो है करीब 4700 टू 4750 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। टिप्स की सलाह है BSE लिमिटेड के लिए। मयूरी जी, जोमेटो की एंट्री होने जा रही है निफ्टी में। मतलब आज से 2 साल पहले किसने सोचा था कि जोमेटो लिस्ट होगी, उसके बाद उसके निफ्टी में आगे निफ्टी का भी पार्ट बन जाएगा। ऐसी अब उम्मीदें हैं कि थोड़े से अब फंड्स की बाइंग आती है इंडेक्स में। क्या जोमेटो को आप सपोर्ट लेके चलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बाजार तो रिकवर हुआ है लेकिन जोमेटो के हालात में कोई बदलाव हमने देखा नहीं, घूम फिर के फिर से 200 रुपए के आसपास आ गया है। क्या करना चाहिए जोमेटो में? क्योंकि चैलेंजेस कई सारे हैं। एक तो डिस्काउंट वाले रणनीति कंपनीज की चल रही है, जेप्टो की तरफ से वो फ्री कैश बांटे जा रहे हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो ऑफलाइन रिटेल में थे वो ऑनलाइन में थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। मार्जिन को लेकर थोड़े से सवाल हैं ही। आप क्या सलाह देंगे? मेरे हिसाब से आई थिंक जो फंड फ्लोज है उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक ने जो अनाउंस किया था Q3 नतीजों के बाद कि एक अग्रेसिव वे में डार्क स्टोर्स ओपन करेंगे। ऑब्वियसली इनके पास जो 18,000 करोड़ कैश है बुक्स के ऊपर ये यूटिलाइज करने वाले हैं और जो स्टोर काउंट डबल होने वाला है ऑब्वियसली आई थिंक 1 साल के लिए प्रीपोन हो जाएगी पूरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ केपेक्स स्पेंड्स। तो जो हम फ्री कैश फ्लोज में एक सॉलिड इंप्रूवमेंट देख रहे थे, स्पेसिफिकली आई थिंक क्विक कॉमर्स बिजनेस में, फूड डिलीवरी बिजनेस में जो कंसिस्टेंसी देख रहे थे, कैश फ्लोज डेफिनेटली हैम्पर होने वाले हैं एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। दूसरा आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटिंग आउट, आई थिंक जो कंपटीशन है नॉट जस्ट फ्रॉम इट्स पीयर्स यानी स्विगी हो या जेप्टो ऑन लिस्टेड स्पेस पे, बट जो लार्ज रिटेल स्टोर्स हैं इवन दे आर ट्राइंग टू प्रॉब्ली क्रिएट अ डिलीवरी मॉडल जिसके वजह से आई थिंक जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है आई थिंक उसमें क्या डायनामिक्स बदलती है अगले कुछ क्वार्टर्स में ये देखना लाजमी होगा। आई थिंक जोमेटो अंडरस्टैंड्स दैट और इसलिए आई थिंक जो ये डार्क स्टोर इंक्रीज कर रहे हैं ये काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। ऑल्सो आई थिंक जो रिलायंस और अमेजोन की एंट्री हो सकती है, देयर आर द 2 बिगेस्ट प्लेयर्स एज फार एज द रिटेल स्पेस इज कंसर्न। ये टेक को लेवरेज करके स्पेसिफिक एरियाज में, लोकेलिटीज में पायलट प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी इनके आई थिंक चालू हो गए, देयर ऑलरेडी रनिंग दैट, अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं रीजन वाइज इन सम एरियाज जो हाई डेंसिटी एरियाज हैं तो वहां पे जो है तो और दिक्कतें बढ़ सकती है। तो फॉर प्योर नंबर्स पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली मार्केट जानता है कि बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव अगले 4 क्वार्टर टफ रहने वाले हैं एंड इवन स्विगी इज गोइंग टू रेप्लिकेट द होल थिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्पीटिंग विद जोमेटो एज फार एज डार्क स्टोर इंक्रीजेस और एक्सपेंशन इज कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक लंबे कंसोलिडेशन से स्टॉक गुजरेंगे। शायद प्राइस डैमेज जितना होना था ये हो चुका है दोनों स्टॉक्स के लिए, बट सिग्निफिकेंट री रेटिंग या अपसाइड भी नहीं दिख रही है। एक अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन में ये दोनों स्टॉक गुजरे।
कंसोलिडेशन थोड़ा सा और लंबा खींच सकता है, यहाँ से ज़्यादा डैमेज की आशंका तो नहीं है, लेकिन रिकवरी कितनी होगी ये भविष्य में अभी है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। प्री ओपन के जो लेवल्स हैं अब धीरे धीरे सेटल होने की तरफ बढ़ गए हैं। निफ्टी की बात करें करीब 60 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा और सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की कमजोरी पर शुरुआत हो सकती है। टाटा मोटर्स करीब 7% नीचे फिलहाल ये शेयर दिख रहा है, 700 रुपए के ऊपर आ गया था, लेकिन ये टैरिफ वाले न्यूज़ के चलते वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आयशर का भी थोड़ा सा एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है अमेरिका में, आयशर की भी आज कमजोर शुरुआत होने की आशंका है, करीब 1.5% नीचे आपको ये शेयर दिखेगा। बजाज ऑटो में भी नरमी पर शुरुआत के संकेत हैं। विप्रो को चूंकि यूके से एक बड़ी डील हाथ लगी है तो विप्रो में शुरुआत मजबूत हो सकती है, लेकिन अगेन अब चूंकि नेस्डेक में हमने क्रैक देखा है 2% के आसपास का, अमेरिका में फिर से वो कहीं ना कहीं देखिए रिसेशन वाली चीज़ जो चर्चा हो रही थी ना गई नहीं है, वो ऑफ द टेबल बिल्कुल नहीं हुई है। ऐसा महंगाई को लेकर कंसर्न्स हैं, तो हो सकता है आईटी वाले स्टॉक्स थोड़े से विप्रो देखते हैं कैसी शुरुआत करने के बाद क्या रिएक्शन होता है, लेकिन मिला जुला शुरुआत की ही उम्मीद कर रहे हैं आईटी में। लेकिन 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए आज कौन से 9 शेयर हैं जो आपके रडार पर हैं और दर्शकों को जरूर उन्हें जानना समझना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है आज इम्पोर्टेंटली निफ्टी 50 इंडेक्स में 2 शेयर आ रहे हैं, 2 शेयर जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली जोमेटो और जियो फाइनेंशियल दोनों की जो है इंक्लूजन होने वाली है। आखिरी आधा घंटा जो रहेगा यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है इनके इनफ्लोज और आउटफ्लोज को लेके। जोमेटो में बड़ी इनफ्लोज की भी एक्सपेक्टेशन है। ब्रिटानिया बीपीसीएल निफ्टी से हट जाएगा। जेबी केमिकल फार्मा में ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे केकेआर जो प्रमोटर है लगभग 10% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं और ऑलरेडी जो है ब्लॉक डील्स देखने लगे, हमारी स्क्रीन पे आने लगे। उसकी पूरी डिटेल्स भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और इसका जो पूरा स्टेक है लगभग 2,500 करोड़ तक का सेल जो है ये इन्हें सेलिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, इन पे भी नज़र रखिएगा, खास करके ऑटो स्टॉक्स पे। फिर आपका रामकृष्णा फॉर्जिंग हुआ, सोना बीएलडब्ल्यू हुआ। यहाँ पे जो है ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दी है इंपोर्ट ऑन ऑटोमोबाइल्स में और ये जो है 3 अप्रैल से जो है लागू होने वाला है। तो इन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे भी नेगेटिव रिएक्शन पड़ सकता है क्योंकि इनका रेवेन्यू एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है। भारत फोर्ज हमारा अगला स्टॉक रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगभग 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बड़ा है। टोटल प्रोक्योरमेंट की भी बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का इस साल में जो है प्रोक्योरमेंट आया है। बीएससी पे भी नज़र रखिएगा। 30 मार्च को अहम बोर्ड मीट है जहाँ पे कंपनी जो है शेयर जो बोनस इशू है उस पर जो है चर्चा करेगी, तो ये स्टॉक के लिए सपोर्टिव भी है। विप्रो जो है लगभग 5,600 करोड़ का बड़ा ऑर्डर लिया है। 10 साल में अगले ये ऑर्डर किए जाएंगे यूके के इंश्योर ग्रुप फिनिक्स के साथ। एनबीसीसी इंडिया भी 5 साल का 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ईटी की रिपोर्ट आ रही है जहां पे सेबी इन्वेस्टिगेशन शायद कर सकती है एक पॉसिबल इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके सीनियर ऑफिशियल्स में। तो नेट जो है यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं स्टॉक में देखने मिलेगा। और याद रखिए इन्होंने ये भी कहा है ईटी रिपोर्ट में कि रेगुलेटर चेक कर रहे हैं कि अगर बैंक ने कोई डिस्क्लोजर नॉर्म्स का उल्लंघन किया है कि नहीं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में आ सकता है। आखिर में बात करेंगे हमारा आखिरी स्टॉक जो कि है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे एलएनटी पे नज़र रहने वाली है। एलएनटी पे बीएनपी पारिबस की रिपोर्ट आई है, मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ी कट कर दी है, 44.35 कर दिया है। वो रिटेन करते हैं एलएनटी को एज अ टॉप पिक। और लेकिन कुछ जो कंसर्न्स आए थे कि ऑयल लिंक स्लो डाउन आ रहा था जीसीसी सेगमेंट में, वो टेंडरिंग के जो इश्यूज़ है अब वो ख़त्म हो गई हैं। तो नेट पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन दिखेगा। और शेयर हमने आपके सामने रख दिया। एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से तैयार है, मार्केट खुलने को है। मैं लेवल जल्दी जल्दी आपको बताता जाता हूँ और फिर लास्ट में एक एक शेयर ज़रा पता भी कर लेता हूँ। सचिन भी हैं, किरण जानी भी हैं, मयूरेश भी हैं और इन सब से हमारी बातचीत होगी आगे चल के। अभी 52 पॉइंट नीचे है निफ्टी, तो आज 23,500 से थोड़ी और दूरी हो गई और 23,300 के थोड़ा और निकट पहुँच गए। 23,300 एक बढ़िया लेवल्स है टू एंटर। थोड़ी देर पहले चंदन सर भी आपको यही बता के गए, किरण ने भी ऑलमोस्ट यही बताया आपको। और अभी हम बहुत दूर नहीं है उससे, 125 पॉइंट ही दूर है। लेकिन थोड़ा समय देना आज, हाँ पहले थोड़ा और खिसक सकते हैं, अगर नहीं भी खिसकते तो फिर 23,500 के पार होने देना। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लेना, नहीं तो होगा क्या कि आपसे ना गलत रेट पे ट्रेड आ जाएगा। ऑप्शंस वाले तो ट्रेड ही मत करना आज, थोड़ा देख के ट्रेड करना 11 बजे के बाद, उससे पहले तभी मत ही करना।
124 पॉइंट है बैंक निफ्टी की गिरावट का, ये 51,000 के आसपास है। 50,800 पहला पिवट पॉइंट यानी कि सपोर्ट पॉइंट है इसका, या तो 50,800 के आसपास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर लेना, ऑप्शंस वाले देख के थोड़ा करना। और दूसरा या तो फिर 51,500 को पार होने दो, या 300 को तो कम से कम होने दो। अगर 300 पार होता है फिर वेट मत करना 50-800 की, फिर ये मार्केट उसी को टिका के भी रखेगा। तो इसलिए मैंने सारे क्रिटिकल लेवल्स आपको मोटा मोटी बता दी, इतने ही इंट्राडे में बनेंगे। अगर कुछ ज़्यादा डैमेज या बढ़त होएगी तो फिर तब की तब देखेंगे, तब का तब एनालिसिस करेंगे, लेकिन रफ एनालिसिस यही है। HDFC आज 6 रुपये नीचे खुल रहा है स्टार्टिंग में ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 रुपये ऊपर खुल रहा है, तो एक बैंक का दिग्गज थोड़ा बैंक को ड्रैग करवाएगा, इसलिए थोड़ी गिरावट भी ज़्यादा है। और दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये 1300 के कितने आसपास रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ने वाले शेयर्स जो आज मार्केट के अंदर बढ़त के साथ खुलेंगे, जरा वो शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट इज़ विप्रो, खबर है तो 1% ऊपर खुलेगा। ट्रेंट शॉर्ट कवरिंग है तो 0.5% ऊपर। L&T 0.5% ऊपर। रिलायंस भी 1/4% ऊपर है। ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर्स हैं। ये मैं निफ्टी 50 के काउंटर्स बता रहा हूँ, उसमें से एक भी काउंटर ऐसा नहीं है जो 1% से ऊपर खुल रहा हो। अब आते हैं वीक काउंटर्स पे। टाटा मोटर्स टैरिफ का डंक इसके पास है 5% नीचे। आइशर मोटर्स 1.25%। बजाज ऑटो 1%। और मैंने आपको बताया था कि इसमें रोल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ऑटोज़ के रोल ओवर अभी तक तो पॉजिटिव थे, लेकिन आज के फॉल के बाद मेरे को लग रहा है कि शायद रोल ओवर की पोजीशंस भी थोड़ी सी चेंज होगी। देख लेंगे क्या होगा। कल तक तो वैसे कोई खास दिक्कत नहीं थी रोल ओवर्स में। BEL और सिप्ला 2 ऐसे और शेयर हैं जो ऑटो के अलग होके भी आधा % करीब ओपनिंग में गिरावट दिखा रहे हैं। अब आ जाता हूँ मैं कुछ और शेयर्स पर। आज BSC गैप के साथ खुल रहा है 3%। इसके अलावा ACC और जोमेटो ये भी गैप्स के साथ खुल रहे हैं। जोमेटो के बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, पार्ट बन रहा है निफ्टी का। और इसके अलावा जो आज शेयर कमज़ोर हैं उसमें ऑटोज़ में ही मदरसन सुमी भी है, अशोक लीलैंड भी है, KPIT टेक भी सॉर्ट ऑफ मैं ऑटो को ही मानता हूँ, एक किस्म से है तो IT कंपनी, बट ये ऑटो के लिए बिजनेस बहुत करती है, तो इसलिए KPIT टेक भी आज शुरुआत में आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग की बात है, एक बार डिस्काउंट हो जाएगा फिर आप इससे भी डरना बंद कर दोगे और उसके बाद फिर से मार्केट अपने ही रिदम में आ जाएगा। तो इसलिए अगर ये सब कुछ हो रहा है और बिटवीन द लाइंस हो रहा है तो और अच्छा है। ये बिटवीन द लाइंस यानी कि 23,300 के अंदर में हो रहा है, ये अच्छा है। 23,300 के नीचे होता तो फिर दिक्कत पड़ती। तो बाज़ार खुलने को हो रहा है तैयार। 8 सेकंड बाद मार्केट्स की ओपनिंग हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है, पहला टिक कहाँ पे आता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आज भी थोड़ी प्रेशर में खुली है। 70 पॉइंट इस समय नीचे अभी निफ्टी है। 64 ही पॉइंट सिर्फ अभी बैंक निफ्टी है, ज़्यादा है नहीं। 10-15 मिनट वेट करना। विक्स करीब 1.5% ऊपर है, बट 13.5 का विक्स है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC के अंदर शुरुआत में हल्का सा प्रेशर बना है 3 पॉइंट का, 3 रुपये का। और रिलायंस में भी हल्का सा गेन है 5 रुपये का। तो मार्केट अपना थोड़ा डायरेक्शन बेस ढूंढ रहा है और इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। ट्रस्ट मी, ये गिरेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं, वैसे वाला मामला होगा। चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और सेलिंग का प्रेशर है, और गिरेगा ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कल FIs की होल्डिंग 3% और बढ़ी है, पुट कॉल रेशो ठीक है और सेक्टोरियल चर्निंग अपने चरम पर है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। आप डरना नहीं, घबराना नहीं, उल्टा ये तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने खड़ी हो रही है चीज़ें। बट थोड़ा लेवल्स की वेट करना, लेवल्स मिलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। लेने को सामने पे ले लो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपके हाथ में है सौदा पंच करते समय। ठीक है जी, वो थोड़ा सा बस चेक करना हो तो और कुछ नहीं। बाजार ने अपने आप को अब शांत कर लिया है। अब आप देखना, ये जो निफ्टी है ये अभी 35-36 पॉइंट दिख रहा है, या 23,300 से 23,500 के बीच में शायद पूरा दिन भी निकाल दे। देखते हैं, अभी एकदम से जल्दबाजी अभी फ़िलहाल तो मत करना। बैंक निफ्टी 51 पॉइंट है, इसके पास ही 50-800 का स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं तो वहीं पे आके एंट्री करूंगा अगर अब करूंगा तो। और दूसरा 51-300 के ऊपर जाके मैं एक बार इसको देखना चाहूँगा, अगर दिख गया फिर मैं 50-800 भूल जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ टॉप गेनर कौन कौन से हैं। ठीक है जी, पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स पे आ जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, विप्रो के अंदर अच्छी बढ़त है। ट्रेंट, L&T, रिलायंस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। BSC का शेयर भी दिखाइए स्क्रीन पर, वहाँ पर भी करीब 2.5% तक की तेज़ी। इसके अलावा NBCC, नारायण हृदयालय, ट्रेंट,
ये कुछ एक शेयर्स और भी तेज है। सफ़ायर के अंदर भी, सफ़ायर फूड नाम की कंपनी है, उसके अंदर भी करीब 1.5% तक का इजाफा अभी आपको देखने को मिल रहा है। मदरसा सुमी की गिरावट अब करीब 5% से ज़्यादा हो चुकी है। टाटा मोटर्स भी करीब 5% नीचे है। इसके अलावा सोना कॉमस्टार, अशोक लीलैंड, कल अशोक लीलैंड की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली रात को बयान आया तो उसका थोड़ा नुकसान हो गया, अदरवाइज़ नहीं तो कल अशोक लीलैंड की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। और कल हमने ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। पर देखते हैं, मेरे को लग रहा है आज का गिरावट है बस ऑटो पे, ये तो उल्टा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छे शेयर छांटना है इसमें से, आपको अगली सीरीज़ में शायद ये रिकवर करते हुए दिख जाए, तो इस सीरीज़ का माल इसी सीरीज़ में छोड़ देना। अगली सीरीज़ में शायद ऑटो वाले स्टॉक्स बहुत बढ़िया प्ले करें, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस में तो आ रहा है, देखेंगे आगे एक्सपर्ट्स और आपको और गाइड कर देंगे। NLC इंडिया भी करीब आज 1.5% ऊपर है। और तो मैंने आपको मोटा मोटी सारे शेयर्स बता दिए जो मेरे को नोटिस हो रहे थे। बड़े शेयर्स एक बार और दिखा दो स्क्रीन पे जल्दी जल्दी, फिर हीट में आपकी तरफ बढ़ेंगे और तीनों मेहमान फिर आपको अपनी ओपनिंग के ट्रेड दे देंगे। जल्दी जल्दी दिखाना हाँ सारे शेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, L&T, HUL, TCS और इन्फोसिस, ये सारे शेयर्स एक बार चेक कर लो। इन सब में शेयर्स में आधे % और 0.25% तक का अगर मूव है तो बाज़ार कहीं नहीं जा रहा। और अभी तक जितने भी इसके फायर हुए हैं उन सब में तो देख के ऐसा लग ही रहा है, बस ये थोड़ा HUL के अंदर गिरावट है 0.1% की, और तो वैसे कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को। ज़्यादातर शेयर आधे से 0.1% के अंदर अंदर है। L&T थोड़ी तो हेल्प भी कर रहा है। ठीक है बॉस, चेक कर लिया हमने जो करना था। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी बहुत ख़राब नहीं है, पिछले 2 दिन में ख़राब थी बट आज ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। और मेरे को उम्मीद है कि आज डेरिवेटिव्स का डाटा काम आएगा। ये ऑलरेडी जो मार्केट का एक्शन था ना सेलिंग का, वो 1 डे बिफोर हो गया। आज तो या तो साइडवेज रहेंगे या तो अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। और आप देख लो बाज़ार खुलने के 3 मिनट बाद ही गिरावट बढ़ नहीं रही है। निफ्टी में सिर्फ 20 पॉइंट का नुकसान है, कोई थोड़ी देर में हरे निशान में भी आ जाएगा ये तो, और 60-62 पॉइंट का सिर्फ बैंक निफ्टी का नुकसान है। तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ये NSE की मार्केट ब्रेड्थ, BSE की मार्केट ब्रेड्थ, F&O की मार्केट ब्रेड्थ आ गई है और ये इंडिकेटर आ गए। फटाफट से हीट मैप वगैरह सब दिखा दो स्क्रीन पर, फिर मेहमानों से क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। JBM केमिकल्स का इक्विटी का सौदा हुआ 5.5% इक्विटी एक्सचेंज हुई हैं, तो ये आज का एक और शेयर होगा जहां पर आज वॉलेटिलिटी चरम पर रहेगी। 90 लाख शेयर बनते हैं, जिस रेट पे हुआ रेट पे भी टिकट टीम फ्लैश कर देगी किस भाव पे ये हुआ है। तो निफ्टी आ चुका है हरे निशान में, बैंक निफ्टी आ चुका है हरे निशान में। जैसे शुरुआत में भी कहा, कोई दिक्कत नहीं मार्केट के अंदर, मार्केट जोल्ट करेगा, हिलाएगा नहीं। या तो लेवल्स के साथ एक बार पार हो जाने दो या तो सपोर्ट पे आने दो, बीच में कुछ मत करना। बीच में करना थोड़ा रिस्की होता है और कुछ भी नहीं है। आप 51,300 को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। सुबह सुबह मैंने इसी के बारे में जिक्र किया था। अब मैं 50,800 के बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। मेरे को लग रहा है कि मार्केट अब 51,000 भी नहीं दिखाएगा। बैंक निफ्टी मेरी लिस्ट में वापस आ गया है और मैं आज बैंकिंग काउंटर को बहुत गंभीरता से देखूंगा, समझूंगा। मैं ओपन एंडेड बोल रहा हूँ और हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछूँ। ऑटो भी मेरी लिस्ट में आ रहा है। अगर ऑटो का डैमेज बढ़ना होता तो निफ्टी हरे निशान में नहीं आता। निफ्टी ने हरे निशान में लाके अपने आप को मैसेज इंडिकेशन दे दिया कि बॉस 1 डे एपिसोड है, 2nd डे एपिसोड में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करूंगा। और ये ऑटो इंडेक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक राउंड की गिरावट के बाद रुकना सा शुरू हो गया। निफ्टी बैक ऑन ट्रैक 23,500 के ऊपर ये भी आ गया और खींचना मार्केट में शुरू हो गया ट्रेड। अब मेरे सहयोगी फटाफट से आपके सामने मेहमानों को कनेक्ट करके सौदे पूछ लेंगे। तो 60 से 70 अंकों की रिकवरी हमने निफ्टी में देख ली, 23,500 के ऊपर बाकायदा आके अब टिक रहा है। और अगर आप ऑटो को और कुछ कंजम्पशन को छोड़ दें तो बाजार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, और ऑटो में भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। टाटा मोटर जो कि उसका JLR का पोर्टफोलियो है, अदरवाइज बाकी कंपनीज को देखेंगे तो उनका कोई खास एक्सपोजर यूएस में नहीं है। टोटल सेल्स का थोड़ा बहुत आयशर का हो सकता है, रॉयल एनफील्ड का, और इन दोनों शेयरों में कमजोरी दिख रही है। ऑटो के इंडेक्स की बात करें 2% के आसपास की, 2.25% के आसपास की नरमी है आज निफ्टी ऑटो में। और इस महीने की अगर हम बात करें तो शायद ये सबसे बड़ी गिरावट होगी प्रतिशत के लिहाज से ऑटो इंडेक्स में। बाकी माहौल ठीक है। फटाफट अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, ट्रेड समझते हैं। सचिन जी, ताबड़तोड़ बैटिंग आप शुरू कीजिए, आपसे शुरू करेंगे। बताइए कहां पर आपको मौका दिख रहा है?
पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेंड में नजर आ रही है, जैसे कि प्रेडिक्ट किया था एक पॉजिटिव साइड की ओपनिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। मुझे लगता है अच्छे लेवल से यहाँ से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 5187 का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना रहेगा। अपसाइड में जो पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं, पहला टारगेट 5500 हो सकता है, और उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 5700 तक के लिए भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से क्या हो सकता है, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिले, और उसके चलते एक सेल साइड का ट्रेड भी यहाँ पर फाइंड आउट किया है। और सेलिंग की सलाह रहेगी यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकर के अंदर, बिकॉज ओवरऑल अगर देखें तो डेली चार्ट्स पर स्टॉक ऑलरेडी जो है वो अपने एक वीक ट्रेंड में है। रिसेंटली लोअर साइड से एक पुल बैक मूव देखे थे, बट हायर साइड से वापस से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले हैं आफ्टर टेकिंग सम रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेंड लाइन। रिसेंटली अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद में 2 ट्रेडिंग सेशन से एक वीकनेस स्टॉक के अंदर वापस से बढ़ती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है पुल बैक के मूव के बाद में वापस से एक वीक ट्रेंड जो है वो स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। सो कॉनकर में अप्रैल फ्यूचर्स में यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस, जो कि करीब 694 के आसपास में अप्रैल का फ्यूचर्स चल रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, 713 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर साइड टारगेट 660 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 713 का स्टॉप लॉस, 660 के टारगेट कॉनकॉर में शॉर्ट करने की सलाह है अप्रैल फ्यूचर्स में, अगले महीने के। अब ये महीना तो खत्म ही हो गया। और दूसरा जो शेयर है वो है ट्रेंट का। हमने भारी गिरावट देखी अपर लेवल से और नीचे सब रिकवरी आ रही है। 5500 5700 के टारगेट आपके लिए बन जाएंगे ट्रेंट के शेयर में। आज निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा, हाँ मतलब 1% के आसपास की तेजी अभी भी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शेयर ये शामिल है। 2 शेयर होंगे, एक लॉन्ग के एक शॉर्ट के, सचिन जी की तरफ से। किरण जी, आपकी नजर कहां पर गई है और आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो ओवरऑल आईटी के काउंटर हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप आईटी में टीसीएस डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद का रिट्रेसमेंट लिया। अब उस रिट्रेसमेंट से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर आ रहा है। सुबह भी जिस लो से ओपन हुआ उस लो से अब डेज हाई की तरफ जा रहा है। तो जब तक 3600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि टीसीएस में लॉन्ग करना चाहिए। 3600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3700, और अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो तो 3700 प्लस के भी टारगेट आप टीसीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली टीसीएस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। 3600 का स्टॉप लॉस होगा टीसीएस के लिए और 3700 रुपए का टारगेट होगा। बीचों बीच फिलहाल ये शेयर है। थोड़ा सा रिस्क रॉड रेशो हम देख रहे हैं कि ये तेजी के फेवर में ठीक ठाक दिख रहा है। आज हल्की सी मजबूती के साथ टीसीएस ने शुरुआत की है और रिकवर करना चाहिए लोअर लेवल से। देखते हैं कितनी रिकवरी आती है। विप्रो अपनी खबर के दम पे आज ये शेयर चला, जो उनको यूके से ऑर्डर मिला है, लेकिन टीसीएस ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। 3500 रुपए के आसपास बढ़िया से सपोर्ट लिया है और वहां से बार बार हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश ये शेयर दिखा रहा है। आज बीएसई में अच्छी शुरुआत हुई है, 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। दरअसल 30 मार्च को कंपनी का बोर्ड बोनस इश्यू पर विचार करेगी। कल हमने बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाके क्लोज होते हुए देखा और कल की जो भी गिरावट थी 3-3.5% के आसपास की, आज पूरी की पूरी भरपाई कर ली है। सचिन जी, यहां से भी तेजी के मौके बन सकते हैं बीएसई में? टारगेट क्या होंगे आपके? सचिन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। करीब 4% के आसपास का मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 4750 इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं, और अगर उसके ऊपर भी स्टॉक सस्टेन होता है तो अपने प्रायर लेवल्स जो कि करीब 4900 के आसपास से हमने जो रिट्रेसमेंट देखा था, उन लेवल्स को भी चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से इमीडिएट टारगेट्स 4750 तक के लग रहे हैं। उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 4900 एंड 5000 ये लेवल्स हो सकते हैं, जो कि कमिंग डेज में देखने को मिले। 5000 तक के भी लेवल बीएसई के शेयर में आ सकते हैं। 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर दिख रहा है। देखिए, शुरुआत हुए बाजार को 10 मिनट के आसपास समय हो गया है। थोड़ी वोलेटिलिटी है और निफ्टी में 20 अंकों की तेजी है। मतलब स्विंग हो रहे हैं, छोटे से रेंज में ही सही, बट आ रहे हैं। निफ्टी बैंक जरूर अपनी तेजी को और बढ़ाते हुए दिख रहा है। 200 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में हो गया है और करीब आधे % ऊपर इंडेक्स आपको दिखेगा। 51,400 के ऊपर निकलकर कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में ठीक ठाक बाइंग हो रही है। इन दोनों में से किरण जी कोई शेयर जहां पर आज के लिए ट्रेड ले सकते हैं? से ट्रेड ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर सेम है। आज का रिएक्शन वी वर एक्सपेक्टिंग के 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिले तो वहां पे लॉन्ग करना है, लेकिन सुबह ओपन होते ही वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देख ली है। अब एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो सिमिलर पैटर्न है, 1090 1080 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। आज का अगर आप देखोगे तो लो भी 1090 के आसपास का था, वहां से ऑलरेडी 12-13 रुपए का रिकवरी हो चुका
चुका है, तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक रिस्की स्टॉप लॉस आज की लो का आप मेंटेन कीजिए, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस है कि ऊपर में 1140 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक वुड बी द प्रेफर्ड पिक एट करंट मार्केट प्राइस। 1100 तक के लेवल्स आप एक्सिस बैंक ऑलरेडी 1100 के ऊपर कारोबार कर रहा है, आधे % के आसपास की तेजी है। किरण जी एक बार फिर से जरा लेवल बताएंगे, क्या आपने बोला? करंट मार्केट 1140, अच्छा ठीक है, 1140 1080 का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा एक्सिस बैंक के शेयर में। कल हमने कमजोरी देखी एमएस वाले शेयरों में और डिक्सन टेक भी कल कमजोर हो रहा था, आज फिर से रिकवर हो रहा है शेयर, ये 1.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। मयूरी जी स्पेस पर आपसे राय लेना चाहेंगे और जरा डिक्सन को लेकर गाइड कीजिए। डिक्सन एक बड़े टिकट साइज वाला शेयर है, अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 100 के आसपास का पी है, तो ग्रोथ और वैल्यूएशन ये दो चीजें देखनी पड़ती हैं इस शेयर में। आप किस साइड पर खड़े हैं? आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन को नजरअंदाज करके ग्रोथ पर नजर डालें, या फिर आपको लगता है कमाई हो चुकी है, अब इनसे इस स्पेस से दूर हो जाएं? तो मैं कभी भी आई थिंक एक कैंप में नहीं रहूंगा अभिषेक जी। आई थिंक ग्रोथ हैज टू कम एट रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड इवन इफ वी आर मोमेंटम इन्वेस्टर्स वी विल ट्राई टू सी ग्रोथ जहां पे अर्निंग्स बैक्ड ग्रोथ है, जहां पे तगड़ी अर्निंग्स कंटिन्यू हो रही है कंपाउंडेड बेसिस पे, सिक्वेंशियली भी, एनुअलाइज बेसिस पे भी। अगर वो शायद मिसिंग है कई डेटा पॉइंट्स में या अर्निंग्स डिलीवरी में, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो एलिवेटेड वैल्यूएशन ये जस्टिफाई नहीं होंगे। एंड इफ अर्निंग्स डिसअपॉइंट, क्योंकि मार्केट तो ये उम्मीद लगाए बैठेगा कि अर्निंग्स विल ग्रो एट अ सर्टेन पेस, और क्योंकि डिलीवरी नहीं कर पाएंगे अर्निंग्स की, मार्केट डिसअपॉइंट हो जाता है और जो फॉरवर्ड पी की आप बात कर रहे हैं उस पर अच्छी खासी डी रेटिंग हो जाती है। तो आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल बिट केयरफुल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स जो बियॉन्ड मीन ट्रेड कर रहे हैं एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न्ड। ऑब्वियसली जो लैंडस्केप है, डिक्सन हो, एवलॉन टेक हो, सिग्मा एसजीएस हो, बहुत तगड़ा लैंडस्केप है, बट ये समझना चाहिए कि कंपनीज को कन्वर्जन, एग्जीक्यूशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट और रिटर्न रेशियोज कैसे दे पाएंगे इन अ वेरी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे, हमें अभी लगता है आई थिंक जो प्राइस डैमेज हुआ है स्टॉक में, कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स की राह देखनी चाहिए। एंड वैल्यूएशंस और लेट स्टेज बेसिस जैसे देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये फेवरेबल नहीं है। ऑब्वियसली आई थिंक करेक्ट हो चुका है स्टॉक फ्रॉम अ लेट स्टेज बेस, बट जो प्राइस डैमेज हुआ है स्टॉक में ये काफी सिग्निफिकेंट है और इसलिए नंबर्स काफी की रहेंगे ये पूरे स्पेस के। को लेकर ये व्यू, निफ्टी बैंक 200 अंकों पर, निफ्टी की तेजी और बढ़ गई है, 23,550 के आसपास आ गया निफ्टी, तो और लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिख रही है। और देखिए टाटा मोटर या फिर आयशर ये भी अब गिर नहीं रहे हैं, बल्कि थोड़े थोड़े सुधर ही रहे हैं। टाटा मोटर 5% ही नीचे है, आयशर की गिरावट रफली 1% के आसपास की है, और बजाज ऑटो वगैरह में थोड़ी सी कम प्रेशर है। एंसिलरी वाले शेयर गिर रहे हैं, देखिए वहां पर गिरावट की वजह भी, हालांकि देखिए अभी टैरिफ को 1 महीने डिले किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इनका एक्सपोजर यूएस में ज्यादा है। चाहे आप संवर्धन मदरसन की बात कर ले, सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें, रामकृष्ण फोर्जिंग की बात करें, ये शेयर आपको प्रेशर में दिखेंगे और इनके प्रेशर में दिखने की वजह साफ साफ दिख रही है। एक और स्पेस है सचिन ऑयल एंड गैस की, उसमें 2 शेयरों पर आपसे जरा व्यू चाहिए। एक तो आप जरा आईजीएल चेक कीजिए और दूसरा शेयर है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल में हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी है हायर लेवल पर, दोनों के भाव भी आसपास के होंगे, 200 रुपए के आसपास के दोनों ही शेयर हैं। कोई ट्रेड बन रहा है इनमें? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, और आईजीएल मुझे थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर 194 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर स्लाइड वीकनेस यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। एंड 194 के नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है देन ओनली एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट होता हुआ नजर आ सकता है। इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं 188, 187 के, और अप साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लाइक लेवल्स ब्रेक होने के बाद वो करीब 198 का हो सकता है। कैस्ट्रॉल में जरूर देख लेते हैं, कैस्ट्रॉल में मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें। एंड यहाँ से करीब लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम करीब 213, 215 ये लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा ट्रेड में, वो रहेगा करीब 202 का। सो 202 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर कोई बाइंग लेता है तो अपसाइड में करीब 212, 213 इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। 30 तक के टारगेट हो सकते हैं कैस्ट्रॉल के शेयर में। रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ शेयर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं और लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई है मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में। लोढ़ा आज भी हम देख रहे हैं कि दमदार प्रदर्शन कर रहा है, 2% के आसपास की तेजी दिख रही है, और रोल ओवर्स भी ठीक ठाक है अगली सीरीज में, अभी तक के जो आंकड़े दिख रहे हैं। किरण जी, लोढ़ा के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं
और क्या नई तेजी करने के लिए भी सही पिक है, या फिर जिसके पास है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बने रहे इसमें? ठीक है, किरण जी के पास आवाज नहीं जा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको दूर करेंगे। लेकिन सचिन जी, आप ही इस पर व्यू दीजिए, मैक्रो टेक पर आप क्या लेवल्स देख रहे हैं इसमें? वेल एक छोटा सा रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है अभी स्टॉक। मुझे लगता है वो रेंज है करीब 1230 से लेके 1190 के बीच की। 40 पॉइंट्स के मोमेंटम जो है, 40 पॉइंट्स की इस रेंज में जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 1230 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और ये लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 1270 और 1300 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1230 के ऊपर ही मैं बाइंग रिकमेंड करूंगा। लोअर साइड में 1230 अगर ब्रेक होता है, कोई बाइंग लेता है, तो लोअर साइड में 1190 का एक स्टॉप लॉस बनेगा, जिसके साथ में वेट किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1270 और 1300 के लिए। ठीक है, डन। एक आखिरी सवाल महेश भाई आपसे, उसके बाद फिर आप भले जा भी सकेंगे, क्योंकि मेरे को पता लगा आपको थोड़ा काम है। ये जो पावर वाली कंपनीज हैं अभी और चल सकती हैं सर? गर्मियां तो भी ख़त्म थोड़ी हुई हैं, अभी तो शुरू ही हुई हैं। एक दिन का प्ले थोड़ी ना इनके साथ, तो अब रहेगा महीना डेढ़ महीना। PFC, REC, वोल्टास, सिम्फनी, ये जो पूरा पावर पैक वाला एरिया है, कोई एक शेयर आपको जो ठीक लगता हो बता के जाओ सर। बिल्कुल मोमेंटम में रह सकता है, एंड एब्सोल्युटली ये थीम माइट कंटिन्यू वेरी वेरी एग्रेसिवली। और इसमें मुझे लगता है कि जो ब्लू स्टार का एक आउट परफॉर्मेंस रहा है, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे रहेंगे, बट जैसे हम देखते हैं रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसिलिंग में, हमें लगता है ब्लू स्टार बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स है, जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री बिल्टअप जो हो रही है, एंड जनरली आई थिंक जो एक अंडर पेनिट्रेशन है, और जो एक मॉडिफिकेशन ये कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफरिंग, रूम एसीज हो या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स हो इनके, या इनके जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है, ये सारी चीजों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। मार्जिन्स आर आल्सो प्रोबब्ली इंप्रूविंग एंड एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी वेरी स्टेबल। तो एक जो शेयर अगर कोई मोमेंटम में रह सकता है बिजनेस एट बैक, हमें लगता है ब्लू स्टार शायद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। जाते जाते आपने बताया ब्लू स्टार, इसके बारे में हमको जानकारी दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच महेश सर, थैंक यू। खैर इस बीच अगर आप देख पा रहे हैं तो 200 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये बैंक निफ्टी की 200 पॉइंट की बढ़त 51,400 या 450 के आसपास आके रुक रही है। ये 51,500 को पार नहीं कर रही फिलहाल, लेकिन हमने 51,300 पे ही अब 50,800 का सपना देखना बंद कर दिया कि हमको वो लेवल मिलेंगे। अब आज के लिए मेरे लिए जो स्टॉप लॉस बन गया वो 51,300 बन गया। अब मेरे को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो मैं 51,300 के स्टॉप के साथ ही करूँगा। और अजीत मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत करते हैं। जी सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आज मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग थोड़ी ठीक कहूँगा मैं, है ना, भले ही ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स वगैरह को इतना भी गंभीरता से मत लो आप, क्योंकि अब हम अपने रिदम में आ गए तो ग्लोबल क्योंकि इतना देखें। आप कैसे देखते हैं सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लूज से ज्यादा लेवल्स इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और लेवल्स क्या बोल रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को अभी रिक्लेम किया है 23,400 के पास, जहां पे आपका 100-200 दोनों ही प्लेस्ड है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है या फिर इसके बाद फिर 20 EMA तक भी मैं कहूंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी 23,600 तक का मार्क। तो जब तक इस रेंज में है, कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छी बात होगी। जब मेजर मेरे हिसाब से डिम्पी वो लेवल आएगा वो 24,000 के पास आएगा, वहां तक अभी भी लगता है मुझे कि पोटेंशियल रहेगा मार्केट में। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना इज गुड फॉर मार्केट। टाइम स्पेंड हो रहा है मार्केट का और कुछ नहीं हो रहा। लेवल के हिसाब से कल हमने 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के खोए, आज 200 पॉइंट ओपनिंग में पा लिए, तो कल का जो डैमेज है वो आज 50% रिकवर है, 24 घंटे के अंदर रिकवर हो रहा है। तो ये बात ठीक है कि मार्केट के पास सपोर्ट पक्के हैं, बाइंग ऑन डिप्स का बाजार है, जो कल परसों अभिषेक जी मेरे से पूछ भी रहे थे, हमने ये बात आपको बताई भी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी रिदम है, अभी समय है, अभी रेजिस्टेंस पे टकराना बाकी है, जो कि करीब 24,000 के आसपास के बनते हैं और यहाँ पे 52,200 के बनेंगे। ठीक है जी, देखते रहिएगा। ये तो इंडेक्स का व्यू था। अजीत सर शेयर्स आपके ट्रेडिंग कॉल्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है डिम्पी कि स्टॉक्स के साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ी ना करें, मींस अंडर परफॉर्मर के साथ ना रहें, स्ट्रेंथ जहां पर है उन्हीं के साथ रखें मार्केट की तेजी में। और इस तरीके के दो नाम जहां पे कि कंसिस्टेंसी है, पहला नाम होगा भारतीय एयरटेल का। एक रेंज ब्रेकआउट, काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन को एंड किया, एक पॉज देखने को मिल रहा है अराउंड द नेकलाइन एरिया।
तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे कि 1840 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करिए। दूसरा नाम फ्रॉम दी एफएमसीजी बास्केट जो कि आउट परफॉर्म किया विद इन दी एफएमसीजी स्पेस, मींस जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है अक्रॉस दी बास्केट, यहाँ पे आपने उस तरीके का टोन नहीं देखा। नाम है मैरिको। यहाँ पे भी आपने देखा है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आते ही एफएमसीजी में सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। तो रिलेटिवली यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे और करीब करीब 675 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। यहाँ पे आप 618 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट्स के अंदर बैंक निफ्टी में थोड़ी स्टीम ज़्यादा है आज के मुकाबले। सर ने हालांकि आपको शेयर्स भी बता दिए, थोड़े डिफेंसिव शेयर्स हैं। कोई भी एनालिस्ट होगा तो डिफेंसिव शेयर्स देगा। इस समय कोई भी एनालिस्ट एग्रेसिव शेयर्स नहीं देगा, क्योंकि बाजार एक ऐसे जॉनर से निकल रहा है जहाँ पे एक्सपायरी वाला फैक्टर पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा। 675 का टारगेट है मैरिको का, 618 का एक स्टॉप लॉस है। भारतीय एयरटेल भी उनकी लिस्ट में है और वहाँ पे 1840 तक के टारगेट बनते हैं और 1680 का स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं एक तो पॉइंट्स और ज़रा पता कर लेता हूँ। सचिन भाई से अब सुबह से मुलाकात नहीं हुई है। सचिन जी कैसे हो, ठीक हो आप? I'm well, thank you. ठीक है सचिन जी, ज़रा 2-4 शेयर ज़रा चेक करके बताइएगा इनमें क्या करना है। मैं ना ये रोल ओवर के हिसाब से भी पता कर रहा हूँ और अगली सीरीज़ के हिसाब से भी। हाँ, NBCC मान लो मेरे पास पड़ा है तो मैं क्या रोल ओवर कर जाऊँ, और दूसरा अगर नहीं है तो क्या अगली सीरीज़ में प्लस कर दूँ NBCC? जी डिम्पी जी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में प्ले करने जैसा तो हाल फिलहाल के लिए स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। अगर है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज स्टॉक जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अपने इंपॉर्टेंट दोनों की मूविंग एवरेजेस 100 एंड 200 के नीचे स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली एक पुल बैक जरूर देखा है, बट वापस से हायर साइड से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले और वो लेवल्स हैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है विच इज नियर अराउंड 86 के आसपास में था। यहाँ से हमने वापस से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डिप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, करीब 79 और 78 तक के लिए वो एक लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ से फर्दर कुछ एक पुल बैक मूव देखने को मिले वापस, बट करंट मार्केट प्राइस से स्लाइड और फर्दर वीकनेस हो सकती है देखने को मिले। तो ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। अगर आप इसी सौदे में आपको पैसा बन रहा है तो एक बार काटो, अगली सीरीज़ का अगली सीरीज़ में देखना, ये मानना है सचिन भाई का। और दूसरा, हालांकि हमने तो रोल ओवर और सब चीज़ देख के चेक करके आपसे पूछा, बट फिर भी अभी तो इसको अगले महीने के लिए रोल ओवर के लिए तो ना हो गया है। तो अगर आपके पास है तो आप इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपनी कैलकुलेशंस बिठा सकते हो आप। राजेश भोसले इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि एक ऑप्शंस का ट्रेड भी हम आपके सामने रख पाएँ। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। मिस्टर भोसले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर, कौन सा ऑप्शंस है आपके पास आज? जी नमस्कार डिम्पी जी। देखिए लास्ट 2 दिन से करेक्ट कर रहा था, बट 89 EMA पे सपोर्ट लेके आज पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कल का हाई भी क्रॉस हुआ है, तो अप्रैल सीरीज का कॉल बाय करना है, 3500 का कॉल बाय करना है। अप्रैल सीरीज में देखना होगा कि लिक्विडिटी अच्छी है क्या, एंड 3500 की कॉल में काफी अच्छी लिक्विडिटी है। तो 3500 का कॉल जिसका लॉट साइज है 150, डिप में बाय करना है 90-95 के रेंज में। स्टॉप लॉस होगा 54 का एंड टारगेट होगा 162 का। तो एज पर स्टॉप लॉस मैक्सिमम लॉस की प्रोबेबिलिटी होगी 5400 की, एंड अपसाइड में जो टारगेट है उससे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी होगी 10,800 की। ठीक है। LNT के आपका आज वैसे भी आज तो बढ़िया ट्रेड ओपनिंग भी इसने अच्छी की है और थोड़ा स्पीड भी पकड़ी हुई है, फिर थोड़ा डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है तो उसका इम्पैक्ट भी इसके साथ जुड़ जाएगा। अगली सीरीज़ के शुरुआत में पक्का शेयर लेना हो तो LNT हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है तो कई लोग अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते हैं, तो उसमें LNT जैसे स्टॉक्स को डाला जाता है। तो आप देखेंगे इसकी एक स्ट्राइक है, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है, एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो 90 रुपये का, बट टारगेट भी अच्छा है, वो 162 रुपये का और 54 रुपये का स्टॉप लॉस है। थोड़ा वॉलेटाइल होगा, वॉल्यूम कम रखना, 10,800 का टारगेट और 5,400 का स्टॉप लॉस है। मिस्टर भोसले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। ये एट द मनी है, यानी कि जैसे जैसे मूव होगा फटाफट ऑप्शंस भी मूव होंगी और फटाफट ऑप्शंस गिरेंगी भी, तो इसलिए थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम रखना। एट द मनी कॉल ट्रेड है ये। 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस इसलिए खाते हैं ऑप्शंस में
पहला स्टॉप लॉस, दूसरा लिवरेजेस, तीसरा भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते। बस 3 चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज तो बहुत बढ़िया टूल है ऑप्शंस का ट्रेड। कम पैसे में ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने का सबसे आसान रास्ता यही बनाया गया है। बहुत शुक्रिया मिस्टर भोसले, थैंक यू वेरी मच। अजीत सर के पास मैं वापस लौटता हूँ, 2 शेयर उनसे भी पता कर लेता हूँ। अजीत जी, VBL वरुण बेवरेजेस चलेगा अगली सीरीज में? VBL देखिए डिम्पी, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। मींस गिरा भी उतनी ही स्पीड से, रिकवरी भी उतनी स्पीड से ही आई और अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास जाके इसने एक पॉज लिया। बट इस डिप में इसने 20 EMA को होल्ड किया है, तो मुझे लगता है दोबारा से 560 तक के लेवल्स डेफिनेटली पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। 514 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक्चुअल मूव जो आएगा वो 560 के ऊपर आएगा, तो अभी के लिए तो यही आपका टारगेट होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1.5 का है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट टेकन है सर। एक शेयर और भी है जो मेरे को थोड़ा पता करना है, मैं पता कर लेता हूँ उसके बारे में भी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फिन के नाम से मिलेगा, 2.25 का रेट है। एक बार सचिन आप इसको चेक करोगे, अगली सीरीज में रोल करना है या फिर नई सीरीज में लेना है जियो फिन? वेल डीपी जी, थोड़ा सा स्टॉक जो है लोअर साइड से एक रिकवरी मूव जरूर हमने देखा है। 200 एक इमीडिएट बेस अभी के लिए बना है। मुझे लगता है कि एक बार नेक्स्ट सीरीज में लेके चला जा सकता है एंड अपसाइड में जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड ही लग रहा है, बट यस एक मूव जरूर आना चाहिए ऑन द टॉप साइड में। मुझे लगता है करीब 240 245 वो लेवल्स हो सकते हैं जो कि हमें नेक्स्ट सीरीज में देखने को मिले। सो बाइंग की सलाह रहेगी, अगर कोई करंट मार्केट से भी बाइंग लेता है तो एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें और स्टॉप लॉस रहेगा 210 का। ठीक है, आज इंडेक्स पे यानी कि निफ्टी पे कुछ बदलाव भी होने जा रहे हैं। बदलाव कौन कौन से हैं, किस किस की कितनी वेटेज है, कौन सा शेयर प्लस कौन सा शेयर माइनस होगा, ये जरा समझ लेते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे से। शरद जी बताएं आज इंडेक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? मिल सकती है खास करके आखिरी आधा घंटा जो रहेगा दिन के ट्रेड में। और यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स में जो 2 अहम चेंजेस आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो है जोमेटो डिस्प्लेस कर रहा है BPCL को और लगभग $602 मिलियन का इन्फ्लोस का एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। जियो फाइनेंशियल भी ऐड होने वाला है निफ्टी इंडेक्स में और उनके जगह जो निकलने वाली है वो है ब्रिटानिया। यहाँ पे लगभग $238 मिलियन का आउटफ्लोस का एक्सपेक्टेशन है। वही जियो फाइनेंशियल की बात करें तो $308 मिलियन का इनफ्लो रहेगा। ऑफकोर्स जो निफ्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और न्यू एज टेक कंपनीज़ कहें जैसे जोमेटो, जियो फाइनेंशियल अब जो है अपनी जगह बना रहे हैं निफ्टी में। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो वेटेजेस चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि कोई नया कंपनी आ रहा है या निकल रहा है, लेकिन वेटेजेस चेंजेस के कारण फेडरल बैंक में लगभग $17 मिलियन का इन्फ्लोस का एक्सपेक्टेशंस है और कोटक बैंक का आउटफ्लो जो है लगभग $67 मिलियन का हो सकता है। ये सारे जो एस्टिमेशंस हैं नुवामा के ऑल्टरनेट विंग है वहाँ से आ रहे हैं। CPSE के भी की फ्लोज की बात करें तो पावर ग्रिड जो है लगभग $54 मिलियन का इनफ्लोज का एक्सपेक्टेशन है। वही NTPC में लगभग $66 मिलियन का आउटफ्लोज हो सकता है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या होता है कि निफ्टी में जब ये 2 महंगे PE वाले स्टॉक्स आते हैं या थोड़े आप कह सकते हैं कि फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं आए हैं तो आपके EPS और PE दोनों चेंज होता है। बिफोर और आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो EPS जो है 2026 और 2027 का वित्त साल का जो है EPS दोनों ही जो है दोनों इंक्लूजन जो नए आने वाले उसके बाद गिरने वाले हैं। जो लेवल्स है वो 1171 और 1335 रेस्पेक्टिवली रहेंगे। EPS के अलावा जो PE रेशियो होता है कितना महंगा होता है निफ्टी, अब जो ये 2 नए कंपनी के कारण निफ्टी और महंगा हो जाएगा। अभी करंट लेवल्स पे तो 20 के नीचे है दोनों वित्त साल 2026 और 27 का, लेकिन अब इनके इंक्लूजन से वित्त साल 2026 में निफ्टी का PE 20 के ऊपर हो जाएगा और FY27 का ये आंकड़ा 17.7 रहेगा। तो ये अहम इम्पैक्ट एनालिसिस है जो हमें देखने मिल सकता है खास करके निफ्टी के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेके। सर बहुत शुक्रिया आपका, फिर से आपने ये सारी की सारी डिटेल सामने रखी हैं। तो ये इन शेयरों पर नज़र रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि निफ्टी में जब कोई शेयर इंक्लूड होता है या फिर उससे बाहर जाता है तो फंड्स के फ्लोज पर असर पड़ता है। कई बार जो बाहर के जो फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, वो सीधे इंडेक्स की बाइंग करते हैं। तो अगर इंडेक्स में अगर वो उस कंपनी का वेट है तो उसके लिए भी थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि उसमें इन्फ्लोज आते हैं फिर वो। इस लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक और NTPC के लिए शरद ने बताया कि थोड़े से आउटफ्लो हो सकते हैं यहाँ से।
संभावित आउटफ्लो है, वेटेज भी घट जाएगा और 6.7 करोड़ डॉलर के आउटफ्लो होंगे कोटक बैंक से। अजीत भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये कोटक बैंक अगर नीचे आए तो क्या इसको लेना है क्या? क्योंकि स्ट्रक्चर में तो तेजी का कोई बदलाव तो हुआ नहीं होगा इसमें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इतना लंबा टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे 2021 के लेवल्स बेसिकली आप रीटेस्ट करने में, रिकॉर्ड हाईज बेसिकली अभी भी बने नहीं है। रिकॉर्ड हाईज आपके जो 21 में थे करीब 2244 के पास के, तो अभी आप 2200 के लेवल को टेस्ट करके आए हैं। तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि यहाँ पे आपको बाय एंड डिस मेंटेन करके रखना है। और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दो चीजें होती हैं अभिषेक की, एक तो कैरेड अवे हो जाते हैं कि किसी भी लेवल पे चलिए बाय कर लेते हैं, मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगी। ट्रेडिंग का मतलब यह है कि स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस, अभी अगर आप कोटक को बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप करीब 2030 के पास बनता है, जो कि यहाँ से करीब 100-110 पॉइंट नीचे है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी लीजिए, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेट करके एक पिवट फॉर्म करने दीजिए, तब आप एंटर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए है, डेफिनेटली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोटक बैंक को अगर आप देखेंगे तो मार्च सीरीज में निफ्टी बैंक जहां 5% चढ़ा है, कोटक बैंक की तेजी ऑलमोस्ट 15% के आसपास की रही है। तो बढ़िया रफ्तार इस शेयर ने दिखाई है। बाजार देखिए अपने आप को 23,500 के ऊपर मजबूती से बना के रखा हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी थोड़ी सी और बढ़ गई है, अब 280 अंकों की तेजी है और 51,500 का भी आंकड़ा जो लग रहा था कि अच्छा उसके पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसको छू रहा है। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी हमने बढ़ते हुए देखी है, इसके चलते जो निफ्टी की तेजी पर जो ब्रेक है ना वो लगा हुआ है। आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा इस वक्त डे लो के आसपास आ गए हैं और फार्मा का इंडेक्स जो है वो करीब 1.25% आपको नीचे इस वक्त दिखेगा, क्योंकि दिग्गज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज दोनों 1% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। डीवीएसडे में भी 1% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। सन फार्मा में क्या ये प्रेशर और बढ़ेगा अजीत आपके हिसाब से, और क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं? अभिषेक देखिए फार्मा एज अ बास्केट में भी आप देखेंगे तो आपको रेंज नजर आएगी। रेंज इन टर्म्स ऑफ कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिकवरी में और जिन्होंने अभी तक स्ट्रगल किया। सन फार्मा ने बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया, अपने मेजर सारी एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया। एक मेरे हिसाब से करेक्टिव ये फेज जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना है। और ये 1730 से लेकर 1700 का जोन है, ये यहाँ पे आपके मल्टीपल सपोर्ट्स प्लेस्ड हैं। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1690 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्विंग में दोबारा से 1825 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है सन फार्मा के शेयर में। एनसीसी में कल हमने तेजी देखी और एनसीसी को कल बीएसएनएल से 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की भी खबर आई थी। भारत नेट नेटवर्क के मेंटेनेंस को लेकर कल तेजी आई, आज उस गेंस को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि और बढ़ाया है एनसीसी ने। 212 रुपए के भाव आपको दिखेंगे। सचिन जी, एनसीसी तेजी यहां से भी करे या फिर जिन्होंने तेजी ऑलरेडी की है इसको होल्ड करके रखें? वेल अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जो तेजी की हुई है उसको होल्ड करके रख सकते हैं। एक अच्छा रिकवरी मूव है। अगर डेली के साथ साथ वीकली स्ट्रक्चर्स भी हम देखें तो करीब 178-177 के जोन्स थे, यहाँ से एक अच्छा रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। प्रायर वीक में एक अच्छी स्ट्रेंथ क्लियर कट स्टॉक्स पर नजर आई है और ये हफ्ते में भी जो है ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स। सो वीकली स्ट्रक्चर्स थोड़े से अच्छे बनते हुए नजर आए हैं। एक लोअर साइड से एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है होल्ड रख सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं 225-228 के, वहां पर एक बार पार्शियल प्रॉफिट लॉक करने की सलाह रहेगी। एंड अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड रखिए और डाउन साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा करीब 200 के आसपास का। ठीक है, 200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एनसीसी के लिए। और यहां से अगर आपकी तेजी आप तेजी में हैं, अगर आपने लॉन्ग किया है तो आप लॉन्ग को बना के रख सकते हैं। एक और शेयर जो बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, जब नीचे थोड़ा बहुत जा रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि पैसे बना के बहुत दिए हैं इंटरग्लोब एविएशन के शेयर ने, यानी कि इंडिगो ने। अब तो 5,000 रुपए के ऊपर भी आ गया है और सॉलिड तेजी हमने देखी है इंटरग्लोब के शेयर में लोअर लेवल से। आज भी देखिए शुरुआत कमजोर हुई लेकिन अच्छे से रिकवर करके ऊपर आ रहा है। अजीत जी, इंटरग्लोब, इसके लिए जरा लंबा टारगेट बताइए। किसी को मान लीजिए कि अगर यहां से और थोड़ा पोजिशनल रख के 2-3 महीने का समय देना हो तो आप टारगेट क्या देख रहे हैं?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये कुछ ऐसे काउंटर्स में से एक है जिन्होंने कि मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखाई, मींस गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, रेंज में चले गए और मार्केट के रिकवरी के साथ सबसे पहले नए हाई बनाए। तो एक बहुत क्लियर एक आपको पैटर्न दिखेगा कंसोलिडेशन का। पिछले करीब 6 महीने में जो डेवलप हुआ उसका ब्रेकआउट देखने को मिला एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है करीब 6000 से लेकर 6200 तक के लेवल्स ये आपको 2 से 3 महीने में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ये बायस चेंज कब होगा या फिर मतलब ये कहते हैं कि रेंज में कब चला जाएगा, जब 4700 के नीचे जाएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 या 4 का है। तो डेफिनेटली आप 3 महीने के टाइम होराइजन के साथ भी इंडिको को होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के होराइजन के लिए आप इंटरग्लोब एविएशन को होल्ड कर सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज का शेयर लेकर आइए। हमने देखा था कि शेयर ये 40,000 रुपए के नीचे आ गया था, लेकिन वहां से रिकवर करके ये अब फिलहाल जो भाव है 42,320 के आसपास के हैं। आज कोई खास तेजी तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि इसके जो रोलओवर्स हैं अगली सीरीज में वो 90% से ऊपर के हैं। पेज इंडस्ट्रीज में तेजी करनी चाहिए सचिन जी? वेल अभिषेक जी, मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर तेजी के लिए यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। वो लेवल आ रहा है करीब 42,800 का। सो 42,800 अगर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली वापस 43,500 से लेके 44,000 तक की रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो लेवल ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ही एक बार बाइंग रिकमेंड रहेगी 42,800। और इनकेस अगर 42,800 के ऊपर कोई बाइंग लेता है तो फिर लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और वो रहेगा 42,200 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड पोटेंशियल 43,500 टू 44,000 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 44,000 तक के लेवल्स इसमें ओपन होते हुए दिखेंगे पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में। एक और शेयर कंजम्पशन बास्केट से हम कल चर्चा कर रहे थे अजीत जी, और वो शेयर है मैरिको का। रोलओवर इसमें भी स्ट्रांग है और इसमें भी डिप्स पर हम बाइंग लगातार देख रहे हैं। धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत तूफानी रफ्तार हो, बट अच्छे से शेयर आ गया है 650 रुपए के आसपास। यहां से आप कितने स्ट्रेंथ देख रहे हैं शेयर में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यही एक स्टॉक है जो कि हमने रिकमेंड भी किया शो में अलोंग साइड विद भारती एयरटेल। और सिंपल रीजन ये है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का टोन दिख रहा है। एफएमसीजी, आईटी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वहां थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी का टोन भी दिख रहा है। और विद इन दी सेक्टर अगर कोई स्टॉक जिसने आउट परफॉर्म किया है वो मैरिको रहा है विद इन दी एफएमसीजी बास्केट। तो मुझे लगता है कि हर एक पैमाने पे अगर हम देखें तो ये एक अच्छा बाय है। और करीब करीब 675 ये आपके टारगेट होने चाहिए 618 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मैरिको को लेकर ये व्यू। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार में आज देखिए शुरुआत थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन अच्छे से रिकवरी आई है। एक लेवल के बाद जाके थोड़ा थमता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए निफ्टी ने 80 पॉइंट प्लस कर लिए हैं। लोअर लेवल से आप देखेंगे तो करीब करीब आपको 125 के ऊपर निफ्टी इस वक्त दिखेगा। और निफ्टी बैंक की जो तेजी है इस वक्त डे हाई पर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। 350 अंकों की तेजी, 51,555, 51,500 का आंकड़े को भी पार कर लिया है। तो जो आज एक्सपायरी होगी वो कौन से लेवल्स पर होगी ये जरा समझते हैं, और अप्रैल सीरीज में आपको कौन से शेयरों पर और कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, ये पूरा का पूरा डेटा लेकर एक पोल लेकर हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए क्या नतीजे आए हैं पोल के? बिल्कुल, तो हमने पोल किया है और एनालिस्ट का मानना है, अगर हम निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो निफ्टी वैसे ये सीरीज में पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। 5 सीरीज बाद जाके ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। अगर पोल देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेटिंग मिला हुआ है, वोटिंग मिला हुआ है, वो 23,400 से लेकर 23,500 के बीच में 40% वहाँ पे मान रहे हैं। अगर इससे थोड़ा नीचे देखें तो दूसरा यहाँ पे 23,500 से 23,600 के बीच में भी आता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट निफ्टी 23,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का भी ले आते हैं चार्ट पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 51,500 के ऊपर कोई एनालिस्ट नहीं बोल रहे निफ्टी बैंक जाने के। हालांकि निफ्टी बैंक अभी इसके ही आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 51,300 से 51,500 के बीच में 20% बोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा 51,000 से 51,300 लेवल के बीच का कह रहे हैं। तो यहाँ से और थोड़ा शायद करेक्शन आ सकता है। वहाँ पे मैक्स जो ट्रेडर्स है वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक को क्लोज होने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते कि अप्रैल सीरीज में कौन से सेक्टर्स चलने की उम्मीद की जा सकती है, और हमने जो सर्वे किया उसके
हिसाब से सीमेंट, इंफ्रा और पावर ये वो क्षेत्र है जहां पे एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले सीरीज में। दूसरा अगर हम देखें कि कौन से क्षेत्र से बच के रहे तो यहाँ पे हमें आईटी इंडेक्स, एफएमसीजी और कैपिटल गुड जैसे क्षेत्र नजर आ रहे हैं जो थोड़ा प्रेशर में आते हुए नजर आ सकते हैं कमिंग सीरीज के लिए। आखिर में आपको टॉपिक्स भी बता देते हैं जो हमारे ट्रेडर्स ने निकाल के बताया है। तो आने वाले सीरीज में ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आप नजर रख सकते हैं, रिलायंस, M&M, पावर ग्रिड, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। इसका नंबर्स वगैरह हमने आपके सामने रखे और इसमें ना केवल रोल ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेगमेंट्स अब रखे हैं जो कि आपको अगली सीरीज़ में बेहतर दिखेंगे, बल्कि हमने एक पोल के ज़रिए भी बताने की कोशिश की है जो एक्सपर्ट्स के हम फ़ोन करके उनसे बातचीत करके लेते हैं। और उसमें अगर आप एक बार ज़रा निफ्टी का पोल दिखाना वापस से मैं बताऊँ एक पॉइंट, इसके अंदर आज देखो निफ्टी के अंदर गेन आया है, 23,500 को होल्ड कर दिया तो 23,500 का बेंचमार्किंग डिसाइड हो जाएगा जो कि सेकंड बेस्ट है। पोल दिखाओ एक बार, पोल बोला है मैंने निफ्टी का, हाँ इसके अंदर दिखाओ, देखो 23,500 का आप जहाँ पे 30 लिखा है वहाँ का लोअर है और जहाँ पे 40 लिखा है वहाँ का अपर है। निफ्टी रखो बॉस खाली, स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसी के अंदर ही आपको मेजॉरिटी 70% ऑफ द ट्रेड दिखेगा। आप देख रहे हैं 30 और 40, तो कहने का मतलब है कि 23,500 आपकी बेंचमार्किंग लाइन है, इसके ऊपर प्लस माइनस 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आप सीरीज को एक्सपायर होते हुए देखेंगे। आज ये पोल ये बताता है। अब आप बैंक निफ्टी दिखाओ, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई और निफ्टी के मुकाबले डबल है। आज सुबह एग्जैक्टली यही पॉइंट हमने बोला था कि अगर मैं पहले कोई अटेम्प्ट लूंगा तो मैं बैंक निफ्टी को पहले प्लस करने के अटैम्प्ट लूंगा। और सुबह जब अभिषेक जी हमसे बात पूछ रहे तो हमने ये बात भी बोली उनको कि बैंक निफ्टी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अपने लेवल्स को सपोर्ट पे पहुंचने की और रेजिस्टेंस पे पहुंचने की। कल देखो आप 51,200 पे हमने शुरू किया था, 51,500 का पहला लेवल तो पार कर लिया, अब 51,800 भी आ सकता है। अब आप सिर्फ इसी में देखो 51,300 जहाँ पे अपर है और जहाँ पे लोअर है, इसमें ही 70% ऑफ द ट्रेड है। तो इसका मतलब 51,300 का बेस है, अब 51,300 के ऊपर ही डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी। ये मोटा मोटी इस पोल से समझ में आ रहा है। तो रफ आपको ये आइडिया लग गया कि इस बार का पोल वगैरह क्या कहता है। 2 सेगमेंट अभी रखने आपके लिए बाकी हैं, अब बाहर आ जाओ। 2 सेगमेंट आपसे रखने के लिए भी बाकी हैं। पहला सेगमेंट है एक तो SME IPO में जो लगातार हम आपको सावधान कर रहे हैं, और दूसरा थोड़ी देर में हम कमोडिटीज़ मार्केट का आउटलुक भी आपके सामने रखेंगे। पहले एक काम करते हैं, SME IPO के लिए शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं। शरद की मेहनत की दाव देनी पड़ेगी। शरद से मैं ये भी कहूँगा कि शरद आपने जो बीड़ा उठाया है SME IPO में सावधान रहने का, या आप इन्वेस्टर्स की बहुत भलाई कर रहे हैं, बहुत लोगों का पैसा बचा भी रहे हैं। देखिए पैसा कमाना अलग बात है, पैसा बचाना अलग बात है। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दूंगा और आपकी मेहनत की दाव भी दूंगा। और देखिए व्यस्तता सबके पास है, लेकिन आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी SME IPO की रिसर्च करके जो सावधानी वाले एंगल लेके आते हैं, ये काबिल तारीफ है। बताएं शरद, आज क्या ढूंढ के लाए हैं आप? डिम्पी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लास्ट वीक जो था हमने SME के पूरी स्कैनिंग की थी, तो ऑफकोर्स डिवाइन हीरा ज्वेलर्स था और हमने पहले ही दर्शकों को बताया था कि यहाँ पे गड़बड़ है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स जो है देखने मिले। एक छोटी सी बिल्डिंग थी यहाँ पे और हमने जाके एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की और यहाँ से पता चला कि यहाँ पे बिजनेस पूरा खोखला है। और अब देखिए पिछले 3 सेशन में जो है स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट डाले जा रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं SME IPO स्पेस में, बहुत सारी पेपर ड्रेसिंग होती है, बहुत सारे जो है इकोसिस्टम में लोग होते हैं जहाँ पे गंदगी होती है। लेकिन याद रखिए हमारा यही काम है 18 हाउस स्वदेश में कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ये सब कंपनीज़ में नहीं फंसें। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये कंपनीज जो है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन आज भी है कुछ कंपनीज जिसके हमने एनालिसिस की है, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सबसे बड़ा रोल होता है कि हम जो है कंपनीज को मेल भी करते हैं हमारी क्वेरीज, और वो रिप्लाई भी करते हैं ताकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पता रहे। आज IPO खुल रहा है रेटाजियो का। बुक रनिंग का जो लीड मैनेजर है वो है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। इनके बारे में हम स्क्रीन में बताते हैं। इंडस्ट्री कंडीशन जो है B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, इनका जो है टोटली कमोडिटी बिजनेस है। इंडस्ट्री के हालत जो है अभी अच्छे नहीं है, डिमांड प्राइसिंग लोअर साइड में है, थोड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल रही है और लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मुझे देखने मिले जब मैंने RSP पढ़ा। तो यहाँ पे कुछ सवाल उठता है, हमने भी सवाल दिए हैं मैनेजमेंट को। आज IPO का आखिरी दिन भी है,
श्री अहिंसा नेचुरल्स का। यहाँ पे बुक रनिंग लीड मैनेजर है सृजन अल्फा कैपिटल एडवाइजर्स। लीगल इन्वेस्टिगेशंस चल रहे पुराने केस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ, और कुछ बिजनेस प्रेमिसेस इनके ओनरशिप पे नहीं है। इन्होंने कहा कि कंपनी जो है नेचुरल कैफीन में है, सिंथेटिक कैफीन में नहीं है, तो इनको चाइना का मार्केट में इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये कंपनी ने हमारे मेल पे जवाब दिया है। दूसरा रहेगा एटीसी एनर्जीज़, आज आखिरी दिन है इनका भी आईपीओ का। इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज इनके मर्चेंट बैंकर है। मेजर बिजनेस इनको प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी से ही आ रहे हैं, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्यों बन रहे हैं, ये मैं सवाल उठाता हूँ। ग्लोबल टैरिफ चेंजेस आ रही है, तो इसमें एटीसी एनर्जीज़ में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और अभी तक कोई भी कैपेक्स ऑर्डर जो है प्लेस नहीं किया गया है। इसके अलावा आज दूसरा दिन आईपीओ का भी है, जिसका नाम है आइडेंटिक्स वेब। इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर है बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स। और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी कही थी कि इतना ज़्यादा पैट का उछाल क्यों आया है, तो उसमें एक सेल हुई है उनकी एक बिज़नेस की, तो उन्होंने ये जवाब भी दिया है। लेकिन 2 या 3 सवाल उठते हैं, क्योंकि इनके 90% ऑलमोस्ट रेवेन्यू आप कह सकते हैं शॉपिफाई से आ रहा है। बिजनेस कमोडिटी जैसा है, जो सैस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उस पर है। और ऑफकोर्स वैल्यूएशंस ये भी हायर साइड में है, ये मेरे कैलकुलेशंस बता रहे हैं। ये आइडेंटिक्स वेब है, इसके बारे में है। और इनके जो मर्चेंट बैंकर है वो है बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको नज़र रहनी चाहिए। और ये जो एसएमई आईपीओ का स्पेस है, यहाँ पे हम लगातार आपको जो है एक्सरे स्कैन लाते रहेंगे। ठीक है शरद, ये काम तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। शरद, मेरे को ना एक चीज़ आपसे ज़रा पता करनी है, मेरे को 2 पॉइंट्स आपसे पता करने हैं। पहला, एक तो ये काम आप अच्छा करते हैं कि आप उनको मेल डाल के उनका जवाब मांगते हैं। जब जवाब नहीं आता तो फिर आप ये बात बोलते हैं देखिए हमने उनको मेल डाली है। ये तो आप रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं, और ये जर्नलिज्म का पहला एथिक्स है कि सबकी बात सुनी जाए। तो यह एक तरफा नहीं है, बल्कि हम मेल डाल के सेकंड पार्टी से उनका व्यू पॉइंट भी पूछते हैं। इसलिए उसके बाद में हमने जो भी बात रखनी है सो रखनी है। दूसरा शरद, अब तक आपने काफ़ी सारे एसएमई आईपीओस के बारे में सावधानी वाला ये सीरीज़ चलाई है। वन लाइनर क्या चीज़ मिल रही है, क्या प्रॉब्लम आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रही है ज़्यादातर आईपीओस में? ज़्यादातर आईपीओस में डिम्पी, मेरे को क्या लग रहा है कि जो लास्ट का जो फाइनेंशियल ईयर है और इस साल का जो फर्स्ट हाफ FY25 का, तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो सडनली मार्जिन्स और पैट, ये आंकड़े हमेशा ही लगते हैं थोड़े इन्फ्लेटेड लगने लगते हैं। और सडनली जो है कंपनी लगता है कि पीयर्स के सामने सबसे बढ़िया हर ऑपरेशनल पैरामीटर में आ रहा है। और ये जो क्या है कि 3-4 साल का ट्रेंड नहीं रहता है, ये आखिरी 1 साल में देखने मिल रहा है। और मेरे को ये लगातार बहुत जगह से मिल रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। तो कैपिटल मार्केट में जो ड्रेसिंग होती है आईपीओ के पहले, वो नज़र हमको देखने मिल रही है। इसलिए जो है बड़े बड़े मार्जिन्स देखने मिल रहे हैं। कोई B2B का बिजनेस जो कमोडिटी का, उसका 20% का मार्जिन कैसे आ सकता है? तो बहुत अवाक रह जाता हूँ मैं जब ये सारे RHPs में चेक करता हूँ, तो फाइनेंशियल नंबर्स ही कुछ अलग ही कहानी बताते हैं 1 साल पहले आईपीओ के। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर रहता है, और खास करके एसएमई स्पेस में तो मुझे ये बहुत दिख रहा है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी मेहनत को भी मैं सलाम करूंगा, और इनफैक्ट आप इसी तरह से सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा, पैसा कमाना शायद 1 मिनट के लिए आसान हो सकता है, लेकिन पैसा बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी जगह से ल्योर हो जाते हो और आपका पैसा कमाया हुआ चला जाता है, दुख बहुत होता है। ठीक, तो उसी पैसे को बचाने का काम शरद दुबे आपके लिए कर रहे हैं। साफ़ सुथरे आईपीओस पे आइए, अच्छे आईपीओस पे आइए, वो काम भी शरद आपके लिए बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत शुक्रिया शरद, थैंक यू वेरी मच। और इस सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मार्केट तो देखो सर आ गया 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी ऑलमोस्ट, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर। कुछ कहना चाहते हैं, कोई ट्रेड या कुछ बात रखना चाहते हैं? वेल 23,500 काफी इंपॉर्टेंट जोन है डिम्पी जी, और इसके ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पर हम मॉर्निंग से ही इवन प्रायर डे पर भी अगर हम देखें तो करीब 23,000 के आसपास, 500 के आसपास में एक अच्छी राइटिंग्स थी। सो वो क्लियर कट एक अच्छे सपोर्ट्स इंडिकेट कर रहे थे, बट चूंकि मॉर्निंग में एक ग्लोबल संकेत के चलते जो एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड था, वो जरूर एक थोड़ा सा चैलेंज हमने देखा है। बट फाइनली 23,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज क्लोजिंग 500 के ऊपर ही मिलती है, पूरी पॉसिबिलिटीज वापस से 23,800 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की रहेगी, और वो ब्रेक होते ही 24,000 तक के लिए मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। चूंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो जरूर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकता है वापस से देखने को मिले मार्केट के अंदर, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी जो है वो बाइंग साइड का इंटरेक्ट है। स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट के अंदर बनी हुई है। सो लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो स्ट्रेटेजीज आपकी लाइक बना के चलिएगा। सपोर्ट्स पर जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, और अगर ये होल्ड होते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव जो है वो मार्केट के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ जाएगा।
ठीक है, एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर आ सकता है, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 51,600 के लेवल बैंक निफ्टी पे और 23,600 के लेवल निफ्टी पर भी आ गए हैं। बाजार ने बहुत ही स्ट्रांग मूव दिखाया, आज देखते ही बनता है वो। बहुत शुक्रिया सचिन आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।